एपिसोड 91। विवान ने अगले दिन ठीक उसी तरह से उठाया जैसे पहले। इस बार उसने पाया कि श्रेयंका पहले से ही जाग चुकी थी और लैपटॉप पर व्यस्त थी। वह टाइप कर रही थी और जब विवान ने देखा तो उसने पाया कि वह कुछ दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी। वहाँ शीतल की जानकारी थी और अन्य दस्तावेज भी लैपटॉप में अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए थे। जिस तरह से दस्तावेजों को व्यवस्थित किया गया था उससे वह आसानी से कुछ भी खोज सकता था जो वहाँ संग्रहित था। जैसे ही उसने उसे देखा वह खड़ी हुई और उसे नमस्ते किया। विवान ने सिर हिलाया और फिर से लैपटॉप की ओर देख लिया। वर्तमान में वह ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के बारे में सभी जानकारी को व्यवस्थित कर रही थी। मास्टर, मुझे अभी केवल पैसे की जरूरत है। मैंने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के शेयरधारकों के साथ कीमत पर बातचीत कर ली है और उन्होंने अपने शेयर बेचने के लिए सहमति दे दी है, श्रेयंका ने कहा जब उसने फाइलों को व्यवस्थित करना समाप्त किया। विवान इस बात से हैरान था कि वह चीजों को करने में कितनी कुशल थी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम द्वारा दी गई सेविका निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की थी। और अब जब यह हिस्सा पूरा हो गया था, विवान ने तय किया कि यह अच्छा होगा अगर वह अपने हाथ में मौजूद कार्ड को अपग्रेड कर सके। फिर वह एक विशेषाधिकार मांग सकता था जहां उसके 2 कार्ड एक ही खाते पर उपयोग किए जा सकें। वह एक रखेगा और श्रेयंका को दूसरा दे देगा। इस तरह वह व्यापारिक सौदों को बिना किसी चिंता के कर सकेगी। लेकिन फिर भी उसे एक कार्ड दिलाने की जरूरत थी और इसलिए दोनों अच्छे कपड़े पहनकर स्वीट से बाहर निकले। हालांकि यह अच्छे कपड़े थे, विवान अभी भी अपने सामान्य कैजुअल कपड़े पहन रहा था। दूसरी ओर श्रेयंका वही आधिकारिक बिजनेस सूट पहने हुए थी। जब वह स्वीट से बाहर निकले तो उसने देखा कि दीपिका उसके दरवाजे की ओर एक हिचकिचाहट के साथ देख रही थी। जैसे ही उसने उसे बाहर आते देखा वह हैरान रह गई। लेकिन जब उसने देखा कि श्रेयंका उसके पीछे आ रही है तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। पिछली रात अंगी ने उसे बताया था कि विवान ने अपनी कमरे में एक महिला को बुलाया था, लेकिन वह इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने इस सुबह यहां आकर अपनी शंकाओं की पुष्टि करने का निर्णय लिया। लेकिन अंत में वह सुबह के समय वहां जाने में हिचकिचा रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या उसे वहां जाकर उसे परेशान करना चाहिए या वह एक परेशान करने वाली मक्खी के रूप में देखी जाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि विवान के साथ एक खूबसूरत महिला बाहर आ रही है तो वह वास्तव में उसके पास जाकर उसे पीटने की इच्छा रखती थी। लेकिन उसने खुद को रोक लिया जब उसने यह विचार किया कि विवान उसके साथ परिचित नहीं था। इसके अलावा वह महिला वास्तव में उससे अधिक खूबसूरत थी और उसकी आभा एक ठंडी सीईओ बॉस लेडी की थी। उसका व्यक्तित्व अद्भुत था और साथ ही डराने वाला भी। जब उसने देखा कि विवान उसके पास से गुजरने वाला है तो दीपिका ने उसकी राह रोक दी और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग विवान। हालांकि विवान ने उसे बताया था कि उसे सगाई को भूल जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं था कि वे दोनों दुश्मन थे। इसलिए उसने उसे वापस जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। फिर इसके बाद चूंकि उसके साथ बात करने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपने योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन कौन जानता था कि दीपिका उसके रास्ते से हटने का इरादा नहीं रखती। इसके बजाय उसने पूछा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पीछे वह महिला कौन है? विवान इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह अपेक्षित था क्योंकि वह अभी भी उनके बीच सगाई के मुद्दे को लेकर चिंतित थी। लेकिन उसके साथ कौन है, इससे उसे क्या लेना देना था? ये कुछ ऐसा नहीं था जो विवान ने सोचा था कि उसे बताना चाहिए, ये देखते हुए कि वह उसे भी नहीं जानता था। क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि मेरे आसपास कौन है? मुझे नहीं लगता कि हम इस स्तर पर परिचित हैं, है ना? जब उसने ये सुना तो दीपिका को याद आया कि विवान को ये बात याद नहीं थी कि उसके पिता ने पहले ही उनके बीच सगाई पर सहमति दे दी थी। लेकिन विवान खुद को दोष नहीं दे सकता था क्योंकि यह सच था कि वह उसे नहीं जानता था। इस स्थिति में वह उसे कुछ भी नहीं बताएगा सिर्फ इसलिए कि उसने पूछा। ये कहकर विवान ने उसे पार किया और श्रेयंका के साथ बाहर चला गया। दीपिका इस पल में प्रतिक्रिया देने में असफल रही। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है और केवल ये बुदबुदा सकी, लेकिन हम सगाई कर चुके हैं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन विवान की संवेदनाओं के साथ वह उसे अच्छी तरह सुन सकता था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको इस विचार को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, अन्यथा यह आपको बाद में चोट पहुंचाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको नहीं जानता, मैं अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं हूं और मैं उस सगाई को मान्यता नहीं देता जो की गई थी। इसलिए बेहतर है कि आप इसे छोड़ दें। और इसके साथ विवान श्रेयंका के साथ चला गया। उसने सिर हिलाया जब उसने सोचा कि यह महिला सगाई के बारे में कितनी अडिग थी। उसने खुद इसे मंजूर नहीं किया, इसलिए उसके लिए वह अभी भी सिंगल था और मिंगल करने के लिए तैयार था। लेकिन वह किसी को यह तय करने के लिए तैयार नहीं था कि वह किसके साथ मिंगल करे। यह एक निर्णय था जिसमें केवल उसकी मां शामिल हो सकती थी।
लेकिन अब जब वह वहां नहीं थी तो फिर कोई भी उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए योग्य नहीं था। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप मुझसे प्यार करें जैसे मैं आपसे प्यार करती हूं, दीपिका ने दृढ़ता से कहा। आप कोशिश कर सकती हैं लेकिन आप सफल नहीं होंगी, विवान की आवाज ने उसे सुनाई दी, जिससे वह उत्तेजित हो गई। होटल से बाहर निकलने के बाद विवान ने मैक्लारेन P1 को उस ऑटोमोबाइल के पास ले जाया जिसे उसने खरीदा था। हालांकि श्रेयंका उसे चलाने की कोशिश कर रही थी, विवान ने मना कर दिया। वह एक स्पोर्ट्स कार में कैसे चलाया जा सकता है? यह उसकी थी और वह निश्चित रूप से इसे खुद चलाएगा। वहां उसने उसे एक पोर्श 918 स्पाइडर खरीदी। इसकी कुल कीमत 15,600 रुपये थी, जो कि गोल की गई कीमत और सेवा शुल्क के साथ थी। पोर्श 918 स्पाइडर के साथ श्रेयंका द्वारा चलाए जाने के बाद वे फ्लायर्स बैंक वेंचर शहर की शाखा की ओर बढ़े। इस बार वह कार को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने जा रहा था और यदि संभव हो तो वह चाहता था कि इसे किसी भी बैंक में संचालित करने की अनुमति दी जाए। कुछ समय बाद वे बैंक के सामने पहुंचे। ठीक उसी तरह जैसे इंचोइट शहर में यह शाखा एक 12 मंजिला इमारत में स्थित थी। विवान ने सिर हिलाया कि ये लोग अपनी छवि को कैसे बनाए रखते हैं। इंचोइट शहर में की तरह इस बैंक में भी लोगों की भीड़ थी। विवान ने निचली मंजिल की अनदेखी की और सबसे ऊपरी मंजिल पर गया जहां शाखा का प्रबंधक था। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद उसने पाया कि यहाँ का कार्यालय का लेआउट ठीक उसी तरह था जैसे इंचोइट शहर में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ बैंक व्यस्त था क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। विवान ने एक सीट ली जबकि श्रेयंका आगे गई और सचिव से बताया कि विवान क्या करना चाहता है। सचिव भी एक महिला थी लेकिन वह अपनी 30 की उम्र में लग रही थी। उसने सिर हिलाया और बताया कि उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। लेकिन आधे घंटे के बाद विवान ने अपनी भौहें चिढ़ाते हुए देखा कि यहाँ कोई हलचल नहीं थी। दरवाजे के पीछे जो प्रबंधक का कार्यालय था वह अभी भी बंद था और न तो कोई अंदर जा रहा था और न ही कोई बाहर आ रहा था। विवान को सुबह 10 बजे ट्रेसी के साथ एक अपॉइंटमेंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे इंतजार कराना चाहते थे क्योंकि सचिव ने भी कोई हलचल नहीं की थी। वह बस जो कुछ भी कर रही थी उसमें व्यस्त थी। वह अकेला नहीं था जो इस समय भौहें चिढ़ा रहा था, बल्कि उसके साथ इंतजार कर रहे अन्य लोग भी असंतोषजनक दिख रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह विवान को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने श्रेयंका की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी। उसकी मंशा समझते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सचिव से पूछा, माफ कीजिए, हमें और कितना इंतजार करना होगा? सचिव को यह सुनकर चिढ़ हुई क्योंकि वह बाधित हुई थी। ये पता चला कि वह इस समय एक खेल खेल रही थी और श्रेयंका द्वारा उसे बुलाने से उसे उस खेल में हार का सामना करना पड़ा। क्या आप दूसरों की तरह धैर्य नहीं रख सकते? अगर आप पर्याप्त धैर्य नहीं रख सकते तो आप बस जा सकते हैं और किसी और समय वापस आ सकते हैं, सचिव ने कंटेम्प्ट की आवाज में जवाब दिया। जब विवान, जो अभी भी लॉबी क्षेत्र में बैठा था, ने ये सुना तो उसके चेहरे पर और भी गहरी भौहें चिढ़ गईं। उसने सोचा कि यहाँ की सेवा इतनी खराब क्यों थी कि सचिव भी ग्राहकों से इस तरह बात कर सकती थी। सिर हिलाते हुए विवान ने श्रेयंका को बुलाया जो अभी भी जवाब देने वाली थी। उसने उसे लैपटॉप सौंपा और उसे फुसफुसाते हुए बताया कि क्या करना है। श्रेयंका ने सिर हिलाया और उसने लैपटॉप पर टाइप करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद उसने बैंक के सुरक्षा प्रणाली में हैक कर लिया और दिन का फुटेज ढूंढ लिया। विवान ने बिना ऑडियो के वीडियो को तेज गति में देखा। वीडियो से वह देख सकता था कि प्रबंधक, जो एक बियर बैली वाला व्यक्ति था, सुबह आया और कार्यालय में प्रवेश किया। जैसे ही वह कार्यालय में गया उसके बाद 20 मिनट के भीतर एक महिला आए और अंदर गई। लेकिन जब से दोनों अंदर गए थे तब से अब तक 1 घंटे से अधिक समय हो चुका था और वहां कोई हलचल नहीं थी। विवान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और प्रबंधक के कार्यालय के दरवाजे की ओर बढ़ा। जब सचिव ने उसकी गतिविधियों को देखा तो उसने चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? आप बेहतर है कि वापस जाएं और इंतजार करें और यहां परेशानी न पैदा करें, अन्यथा मैं सुरक्षा को बुलाने जा रही हूं कि आपको यहां से बाहर फेंक दें। विवान ने उसे अनसुना किया और दरवाजे के नॉब की ओर हाथ बढ़ाया। सचिव ने ये देखकर उत्तेजित हो गई कि उसने ये देखा और उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन श्रेयंका ने उसे अपनी जगह पर रोक लिया। उसे विवान को परेशान करने की अनुमति नहीं दी। क्लिक, दरवाजा खुला और विवान ने कार्यालय के अंदर देखा, केवल एक दृश्य का सामना करने के लिए जिसमें 2 लोग अपने कपड़े ठीक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर के दोनों लोगों ने यह नहीं सोचा था कि जब वे व्यस्त थे तो कोई कार्यालय में प्रवेश करेगा। इसके अलावा अगर विवान 5 मिनट पहले आया होता तो वह निश्चित रूप से उस दृश्य से मिलता जो वह अब देख रहा था। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा और उनकी भौहें चिढ़ गईं। मोटा आदमी के चेहरे पर गहरा गुस्सा था जब उसने विवान को देखा और गरजते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है, छोटे? क्या तुझे लगता है कि यह तेरा घर है जहाँ तू जब चाहे आ सकता है?
दूसरी ओर महिला शर्म से अपना सिर झुकाए हुए थी। वह डर गई थी कि विवान यहाँ जो कुछ हुआ उसे उजागर कर देगा। फिर भी वह सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाली थी अगर आज यहाँ जो कुछ हुआ उसकी जानकारी लीक हो गई। विवान बेवकूफ नहीं था और स्पष्ट रूप से जानता था कि उनके बीच क्या हुआ था। बेशक अगर यह किसी और समय होता तो वह निश्चित रूप से अपने काम में लगा रहता, क्योंकि यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन उन्होंने अपने काम को तब करने का निर्णय लिया जब वह उनका इंतजार कर रहा था। इसका मतलब था कि वे उसे अपने काम में शामिल कर रहे थे और उसे 30 मिनट से अधिक समय बर्बाद करने पर मजबूर कर रहे थे। उसने पूरी तरह से मोटे आदमी की चिल्लाहट को अनदेखा किया और सचिव की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम सच में मुझे इस समय इंतजार करा रही थी सिर्फ इसलिए कि ये दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जो यहाँ के स्थान से संबंधित नहीं है? सचिव उस समय पहले से ही पीली पड़ चुकी थी। उसे निर्देश दिया गया था कि कोई भी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि प्रबंधक खुद अनुमति न दे। लेकिन उसने कभी भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी जो अभी हुई थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रबंधक विवान के साथ कैसे निपटेगा। उसे सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि प्रबंधक उसके साथ कैसे निपटेगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह श्रेयंका की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह श्रेयंका से बच नहीं सकी। इसके अलावा श्रेयंका ऐसा लग रहा था कि वह किसी संघर्षरत व्यक्ति को नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी छोटे बच्चे को पकड़ रही है। विवान द्वारा अनदेखा किए जाने से मोटा आदमी को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। इसलिए जब उसने सुनिश्चित किया कि उसके कपड़े ठीक हैं तो वह विवान की ओर गर्व से बढ़ा, जैसे कि वह अगले पल उसे मारने वाला हो। श्रेयंका ने ये देखा और आगे बढ़ी, हेल्पलेस सचिव को अपने साथ खींचते हुए मोटा आदमी के रास्ते को रोक दिया। बिच, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ निपटने का समय नहीं है। मैं उस छोटे से लड़के से निपटना चाहता हूं जिसने मेरी अनुमति के बिना मेरे कार्यालय में घुसने की हिम्मत की। मोटा आदमी ने श्रेयंका पर चिल्लाया, अपनी मोटी हाथ से उसे किनारे करने के लिए बढ़ाते हुए। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे बॉस से निपटने के लिए योग्य हो? श्रेयंका ने ठंडी आवाज में पूछा, और जैसे ही हाथ उसके पास पहुंचा उसने अपनी एक हाथ से उसे पकड़ लिया और मोड़ दिया। एक चीख पूरे मंजिल में गूंज गई जब मोटा आदमी अपने घुटनों पर गिर गया। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह श्रेयंका की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका और दर्द में चिल्लाता रहा। श्रेयंका निश्चित रूप से एक समझदार व्यक्ति थी। उसने उस कार्यालय में प्रवेश किया जहां कैमरे फुटेज नहीं ले सकते थे, और जैसे ही उसने उसके हाथ को मोड़ा उसने सुनिश्चित किया कि वह उसे कोई बड़ा चोट न पहुंचाए जो बहुत स्पष्ट हो। अपनी लड़ाई कौशल के स्तर के साथ वह अपने शरीर को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकती थी। इसलिए मोटा आदमी जो दर्द सहन कर रहा था वह केवल जोड़ों के अत्यधिक खिंचाव से था और हाथ की डिसलोकेशन से नहीं। जो लोग साइड से देख रहे थे वे हैरान थे कि श्रेयंका, जो एक सामान्य छोटी महिला की तरह दिखती थी, मोटा आदमी को काबू में कर सकती थी जो उसके आकार से लगभग दोगुना था, और वह एक पुरुष था। फिर उन्होंने विवान की ओर देखा जो उस महिला का बॉस था। वे सोचने लगे कि उसके पास इतना शक्तिशाली बॉडीगार्ड होने के लिए उसका बैकग्राउंड क्या है। सही है, उन्होंने सोचा कि श्रेयंका विवान की बॉडीगार्ड थी। अगर उन्हें पता होता कि विवान खुद श्रेयंका से भी ज्यादा मजबूत है तो निश्चित रूप से वे केवल हैरान नहीं होते, उनकी प्रतिक्रिया और भी बड़ी होती। मुझे छोड़ दो बिच। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके लिए भुगतान करोगी। उसकी धमकियां अचानक रुक गईं जब श्रेयंका ने अचानक उस पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे उसे और भी दर्द हुआ। इस पल विवान आगे बढ़ा और मोटा आदमी की ओर देखा जो अब और भी पसीने में डूबा हुआ था। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज तुमने कौन सी गलती की? कौन सी गलती की बात कर रहे हो? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मोटा आदमी फिर से धमकी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अचानक तेज दर्द ने रोक दिया। विवान ने श्रेयंका की ओर देखा और सिर हिलाया। इसके जवाब में श्रेयंका ने मोटा आदमी को छोड़ दिया जो फिर फर्श पर गिर गया। उसके कपड़े अभी भी पसीने में भिगोए हुए थे। आज जो दर्द उसने सहा था उसने उसे इस तरह पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया। कोई यह सोच सकता था कि वह 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़कर आया है। जैसे ही उसे छोड़ा गया उसने फिर भी कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे फिर से वही दर्द सहना पड़ेगा। जब विवान ने देखा कि वह अब धमकियां नहीं दे रहा है या चिल्ला नहीं रहा है तो उसने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने उस महिला की ओर देखा जो मोटा आदमी के साथ कार्यालय में थी। हालांकि वह श्रेयंका या सान्या के स्तर की सुंदरता नहीं थी, फिर भी उसे 86 अंक मिल सकते थे। उसने सिर हिलाया और मोटा आदमी पर ध्यान केंद्रित किया जो अब फर्श पर बैठा था, इस समय अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं कर रहा था। तुम सच में खेलना जानते हो, है ना? तुम सुबह 7 बजे यहाँ आए। अब तक ये पहले से ही 9 के करीब है। तुम अभी भी व्यस्त हो, हमें अनदेखा करते हुए, जबकि हमारे पास दिन के लिए अपनी अपनी योजनाएं हैं, विवान ने कहा। विवान के शब्दों ने न केवल मोटा आदमी को बल्कि सचिव को भी चौंका दिया, क्योंकि वे सोचने लगे कि विवान को कैसे पता चला कि वह किस समय काम पर आया था। क्या वह उसका पीछा कर रहा था?
लेकिन ये कोई समझदारी नहीं थी। आखिरकार विवान उसे क्यों पीछा करेगा। एक और बात यह थी कि आज वह पहली बार सुबह 7 बजे आया था, इसलिए यह उसकी दिनचर्या नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति थोड़ी देर तक उसके आंदोलनों का अवलोकन करके आसानी से जान सकता था। अंत में मोटा आदमी ने सोचा कि विवान ने उसे उस समय कार्यालय में आते देखा, अन्यथा वह कैसे जान सकता था कि वह कब आया था। मैं यहाँ इस कार्ड को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बैंक के ग्राहकों की परवाह नहीं करते। मुझे आश्चर्य है कि बैंक के उच्च अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकर क्या सोचना होगा। विवान की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन यह मोटा आदमी के कानों तक पहुंच गई। जब उसने विवान की बात सुनी तो उसने उस दर्द को भूलकर जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने विवान की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता फ्लायर्स बैंक के शेयरधारकों में से एक हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम बैंक के उच्च अधिकारियों को बताकर मेरे साथ कुछ कर सकते हो? बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे सभी खातों को हमारे बैंक के साथ फ्रीज कर दूंगा। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर सभी डर गायब हो गए और जो बचा वह था असीम घमंड। ओह, क्या ऐसा है? मुझे आश्चर्य है कि तुम मेरे खाते को कैसे फ्रीज कर सकते हो जब तुम्हारे पास मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है। विवान ने मोटा आदमी की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। मोटा आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसने विवान से कोई जानकारी नहीं ली थी और उसके खाते को फ्रीज करने का कोई तरीका नहीं था। उसने विवान की ओर देखा और मांग की, अपने सभी खातों की जानकारी मुझे दो ताकि मैं इसे फ्रीज कर सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम अपने खाते में पैसे का उपयोग नहीं कर सकोगे तो तुम क्या करोगे। विवान और अन्य लोग अपनी सुनने की क्षमता पर संदेह करने से नहीं रोक सके। क्या यह आदमी बेवकूफ़ था? कौन अपनी बैंक जानकारी देगा ताकि उसे फ्रीज किया जा सके? वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। तुम सच में बेवकूफ़ होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी का मनोरंजन करूंगा ताकि देख सकूं कि तुम मेरे खाते को कैसे फ्रीज करोगे। विवान ने ये शब्द कहे और फिर काले सोने के कार्ड को सौंप दिया। जो लोग ये शो देख रहे थे उन्होंने सोचा कि विवान मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने सच में कार्ड सौंप दिया तो वे कुछ नहीं कह सके। और फिर जब उन्होंने देखा कि विवान के पास एक काला सोने का कार्ड है तो वे उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। काला सोने का कार्ड उन लोगों के पास होता है जिनके पास 1 अरब की जमा होती है। दूसरे शब्दों में, विवान के खाते में उस समय कम से कम 1 अरब की जमा थी। वे इससे हैरान नहीं हो सकते थे। घमंड से भरा मोटा आदमी ने कार्ड लिया और अपने आप में सोचने लगा, हंफ, तुम यहाँ मेरे साथ ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो, जब तुमने सुना कि मेरे पिता बैंक के शेयरधारकों में से एक हैं तो तुम कितनी जल्दी डर गए। अब मैं बस तुम्हारा खाता फ्रीज कर दूंगा। जैसे ही मोटा आदमी अपने कंप्यूटर के पीछे गया ताकि विवान के खाते को फ्रीज करने की कोशिश कर सके, विवान ने श्रेयंका की ओर देखा और कहा, 5 मिनट। जी बॉस, श्रेयंका ने जवाब दिया और फिर उस सचिव को छोड़ दिया जो उसकी पकड़ में थी। फिर वह बाहर गई और विवान के लैपटॉप को लेकर टाइप करने लगी। जिन लोगों ने दृश्य का अवलोकन किया उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि विवान के 5 मिनट का क्या मतलब था। किसी भी तरह वे केवल ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि विवान का खाता कैसे फ्रीज होने वाला है। लगभग 5 मिनट बाद मोटा आदमी जो विवान के खाते को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, वह विश्वास न करते हुए चिल्ला उठा। क्या? वह ऐसा क्यों न चिल्लाए जब विवान के खाते में वर्तमान में 100 अरब से अधिक था। अगर यह केवल 1 अरब या 5 होता तो वह खाते को फ्रीज करने में सक्षम होता, हालांकि इसके लिए उसे कुछ प्रयास करना पड़ता। लेकिन एक बड़े ग्राहक के खाते को फ्रीज करना, न तो उसके पिता ऐसा करने की हिम्मत करते। उसके पिता कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने केवल बैंक के 2% शेयर रखे थे जो लगभग 10 अरब के बराबर था। हालांकि यह उसके पिता के पास जो कुछ था वह सब नहीं था, लेकिन फिर भी ये संपत्तियों की गिनती थी। लेकिन यहाँ विवान के पास तरल नकद था, उसकी संपत्तियों की कितनी कीमत थी। चाहे वह इसे कैसे भी सोचता, उसे लगता था कि उसके पिता की कमी थी। वह ठंडे पसीने में टूट गया, ये सोचते हुए कि उसने इस व्यक्ति को उसके लिए एक पूरे आधे घंटे तक इंतजार कराया जब वह कुछ ऐसा कर रहा था जो उद्योग या सार्वजनिक रूप से अनुमति नहीं था। बस इस पल श्रेयंका कार्यालय में आए और कहा, बॉस, मैं खत्म कर चुकी हूँ। विवान ने सिर हिलाया। यह अच्छा था कि वह समय प्रबंधन में अच्छी थी। जिन सचिव और अन्य लोगों ने शो का इंतजार किया था वे यह नहीं जान पाए कि अचानक मोटा आदमी जो एक पल पहले घमंड में था अब पीला पड़ गया। जब तक उन्हें ये समझने का कोई मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है, मोटा आदमी का फोन बजा उठा। कॉलर को देखकर उसने पाया कि यह उसके पिता का कॉल था। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने कॉल रिसीव किया और एक पल बाद वह एक गुब्बारे की तरह बैठ गया, जैसे कि वह निराश हो गया हो। उसे पता था कि वह खत्म हो चुका है। अब उसे समझ में आया कि 5 मिनट वह समय नहीं था जो उसे खाते को फ्रीज करने के लिए दिया गया था, यह उसके अंत का समय था। वह केवल 5 मिनट में समाप्त हो गया था।
विवान ने मोटा आदमी की ओर देखा जो वहां बेहोशी की हालत में बैठा था और कहा, ऐसा लगता है कि तुम मेरे खाते को लॉक नहीं कर सकते, है ना? ऐसे में क्यों न मेरा कार्ड मुझे वापस कर दो, मेरे पास अभी भी अन्य काम हैं। मोटा आदमी ने जल्दी से कार्ड लिया और अपने दोनों कांपते हुए मांसल हाथों से विवान को वापस दे दिया। हालांकि उसे पता था कि वह खत्म हो चुका है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसने विवान को और अधिक नाराज किया तो उसके रहस्य बैंक के निदेशक मंडल के सामने उजागर हो सकते हैं। वह तो सार्वजनिक रूप से भी उजागर हो सकता था और उसे जेल में डाल दिया जा सकता था। जब उसके पिता ने कॉल किया तो उसने उसे बताया कि उसने जो कुछ भी किया था वह सभी निदेशक मंडल के सदस्यों को भेज दिया गया था। नतीजतन वे सभी उसे दोषी ठहरा रहे थे कि उसने अपने बेटे को एक पद दिया था ताकि वह इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सके, और जिस तरह से उसके अपने पिता ने उसे उस स्थिति में रखा, उसने उसे नीचे गिरा दिया ताकि निदेशक मंडल के सदस्य उसके हाथों में शेयर नहीं लेना चाहें और उसे निदेशक मंडल से बाहर निकाल दें। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी जिसका उपयोग वह लड़कियों को आकर्षित करने के लिए कर सके जैसे कि वह पहले कर रहा था। उसने हमेशा उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की थीं जो बैंक से ऋण लेना चाहते थे। केवल तभी जब वे उसे कुछ लाभ देते वह ऋण को मंजूरी देता था। विवान ने कार्ड लिया और श्रेयंका की ओर देखा और दोनों स्टंट दर्शकों की नजरों के बीच कार्यालय से बाहर चले गए। विवान की इच्छा सरल थी, मोटा आदमी के छिपाए हुए रहस्यों को उजागर करना। जैसे ही विवान ने देखा कि कार्यालय में दोनों के बीच कुछ आदान प्रदान हो रहा था, उसे तुरंत पता चला कि मोटा आदमी के पास कुछ और रहस्य होने चाहिए। इसलिए विवान ने उम्मीद की कि श्रेयंका उन रहस्यों की खोज करेगी और उन्हें निदेशक मंडल के सदस्यों को भेज देगी। अपने व्यवसाय प्रबंधन के स्तर के साथ वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सही विकल्प क्या है। श्रेयंका की हैकिंग के स्तर के साथ उसने आसानी से निदेशक मंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें मोटा आदमी के काले रहस्यों की एक प्रति भेज दी। जहां तक ये सवाल है कि उसने रहस्य को सार्वजनिक रूप से उजागर क्यों नहीं किया, उसे पता था कि इससे फ्लायर्स बैंक की प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और उसने खुद देखा था कि हामन कैसे थे। हामन भी एक शाखा के प्रबंधक थे, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। अगर बैंक को नुकसान होता तो शायद हामन की सैलरी कम हो जाती। उसके लिए विवान ने तय किया कि वह उन रहस्यों को उजागर नहीं करेगा जो बैंक की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। आखिरकार ये केवल एक व्यक्ति था जिसे विवान ने पाया। अगर उसने और भी कुछ पाया होता तो वह निश्चित रूप से रहस्य को सार्वजनिक रूप से उजागर करने में संकोच नहीं करता। लेकिन ऐसा करने की शर्त यह थी कि दूसरी पार्टी उसे नाराज करे। जैसे कि मोटा आदमी ने उसे आधे घंटे तक इंतजार कराया और उसके चेहरे पर धमकियां फेंकीं। इसके अलावा विवान को उस तरह के व्यवहार से नफरत थी। जब वे बाहर निकले, विवान ने एक कॉल की। नमस्ते मिस्टर हामन, क्या तुम मेरे लिए एक अपग्रेडेड कार्ड तैयार कर सकते हो? मैं प्लेटिनम स्तर चाहता हूँ। ओह, एक और बात, मैं 2 कार्ड चाहता हूँ जो खाते तक पहुँच रखते हों। अगर संभव हो तो तुम उन्हें वेंचर सिटी में डिलीवर कर सकते हो। ठीक है मिस्टर विवान, वैसे क्या तुमने कंपनी ले ली? हामन ने पूछा। हालांकि वह विवान के कार्ड को अपग्रेड करने की गति से चौंका हुआ था, फिर भी वह इस तथ्य को लेकर उत्साहित था कि विवान ने उसे याद रखा। अगर वह अपग्रेड करता तो उसे निश्चित रूप से पदोन्नति मिलेगी। आखिरकार इसका मतलब था कि उसके पास एक बड़े व्यक्ति का समर्थन था। हाँ, मुझे तुम्हारा पहले से धन्यवाद करना होगा। वेंचर सिटी की यात्रा ने मुझे अपेक्षा से अधिक दिया है, इसलिए जब मैं सोमेश्वर सिटी वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें एक भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा, विवान ने जवाब दिया। हाँ, तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, हामन ने हंसते हुए कहा। ओह, वैसे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरे एक दोस्त यहाँ शहर में है और वह अब मेरी अनुपस्थिति में समस्याओं का सामना कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो, साथ ही उसकी कंपनी की भी। बस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो जब तक मैं इस सप्ताह के अंत में वापस नहीं आ जाता, विवान ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ कहा। दोस्ती के लिए उसने हामन पर एक एहसान चुकाने में कोई आपत्ति नहीं की। आखिरकार विवान को नहीं लगता था कि हामन उससे अधिक मांग करेगा जितना कि वह उसके ऊपर था। कोई समस्या नहीं, बस मुझे उसकी जानकारी दो, हामन ने कोई आपत्ति नहीं की। सोमेश्वर सिटी में किसी की सुरक्षा करना उसके लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि चटर्जी परिवार को भी उसे सम्मान देना पड़ता था, दूसरों की बात तो छोड़ ही दो। विवान ने कुछ बुनियादी विवरण दिए, जैसे कंपनी का नाम और सान्या कहाँ रह रही थी, जो स्पष्ट रूप से ग्लेज होटल था। इसके बाद विवान ने सान्या को कॉल किया और उसे सूचित किया कि उसने किसी को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है जब तक वह वापस नहीं आता। वह उस व्यक्ति से निपटना चाहता था जिसने उसके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी। ऐसी समस्याएं ही वह कारण थी जिनकी वजह से उसने निजी सुरक्षा टीम बनाने का निर्णय लिया। ये टीम शरीर को मजबूत करने वाली गोली प्राप्त करेगी और इससे वे मजबूत हो जाएंगे। विवान और श्रेयंका चिड़ा होटल की ओर वापस चले गए। ये पहले से ही अपॉइंटमेंट समय से लगभग 20 मिनट पहले था। इस पल विवान ने श्रेयंका की ओर देखा और उसे अपना कार्ड दिया।
तुम ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के शेयर खरीद सकती हो। मुझे इसे जल्द से जल्द उपयोग करना है। एक और बात, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए खरीद लो, चाहे जो भी हो, जब तक पैसे से खरीदा जा सकता है, बस ऐसा करो। श्रेयंका ने सिर हिलाया और कार्ड लेकर स्वीट की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर चूंकि उसका ट्रेसी के साथ अपॉइंटमेंट था, उसने एक वीआईपी बॉक्स बुक करने का निर्णय लिया जहां वे अनुबंधों पर चर्चा कर सकें। उसने पहले से ही 1 सप्ताह के लिए एक स्वीट बुक किया था और उसकी वर्तमान बैलेंस अब 111,297,570,000 रुपये थी। श्रेयंका के लिए कार खरीदने के बाद राष्ट्रपति स्वीट में रहने के कारण कुछ हजार रुपये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। बॉक्स बुक करने के बाद उसके फोन की रिंग बजी। ये ट्रेसी थी। उसने कहा कि वह चिड़ा होटल में पहुंच चुकी है, इसलिए विवान ने उसे उस बॉक्स का नंबर दिया जिसमें वह था। कुछ ही समय बाद एक महिला जो काले ऑफिस सूट और हाई हील्स में थी अंदर आई। वह अपनी अनुपात में एक सुंदरता थी। इससे विवान ने खुद से सवाल किया कि क्या हर सफल और मेहनती महिला खूबसूरत होती है, भले ही अब नहीं, कम से कम अपने युवा समय में तो। विवान ने पहले से ही भोजन परोसने का आदेश दिया था और जब विवान ने ट्रांसफर समझौते की समीक्षा की तब भोजन परोसा गया। जो भोजन परोसा गया था वह निश्चित रूप से हल्का था, जो नाश्ते के लिए उपयुक्त था। चूंकि ट्रेसी ने सुबह 3 बजे के आसपास राजधानी छोड़ दी थी, ये स्पष्ट था कि वह भूखी थी। पहले खा लेते हैं, मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा और कंपनी में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करूंगा जब हम खत्म कर लें, विवान ने कहा। चूंकि वह भूखी थी, ट्रेसी ने विवान के सुझाव से सहमति जताई और खाने लगी। केवल जब वह भर गई तब उसने देखा कि हालांकि विवान ने उससे पहले खाना शुरू किया था, वह अभी भी खा रहा था। शुरुआत में उसने बस सोचा कि चूंकि विवान एक पुरुष है, वह अधिक खा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और विवान खाना खाता रहा, वह उसकी बड़ी भूख से हैरान रह गई। अंत में उसने कुछ न कहने का निर्णय लिया, क्योंकि हालांकि विवान उससे अधिक खाना खा रहा था, उसकी टेबल मैनर्स और हरकतों में अभी भी एक आकर्षण था। जब वह संतुष्ट हो गया, विवान ने उसे सौंपे गए दस्तावेज को देखा और अंततः उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने अगले मुद्दे पर चर्चा की। मैं एम्बर सिक्योरिटीज और सेफ्टी एनफोर्सेस को गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड में मर्ज करना चाहता हूं। इसके अलावा यह मायने नहीं रखता कि कितनी राशि की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं कि सब कुछ अपग्रेड किया जाए। मैं नहीं चाहता कि चीजें धीरे धीरे की जाएं, विवान ने कहा। वह चाहता था कि उसका साम्राज्य तेजी से बने और जो आधार वह बना रहा था वह मजबूत होना चाहिए। अब जब उसके पास 100 अरब रुपये से अधिक थे तो उसे इसे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह इसे उपयोग कर सकता था ताकि वह और अधिक कमा सके। जब से उसे सिस्टम मिला, उस क्षेत्र से उसे सबसे अधिक आय मिली थी जो उसने सट्टेबाजी से प्राप्त की थी। और अब जब उसे सट्टेबाजी से आय को गुना करने के लिए सिस्टम को स्तर 2 में अपग्रेड करना था, तो उसे एक और स्रोत खोजना था। केवल निवेश करके ही वह और अधिक पैसे कमा सकता था। जब उन्होंने बातचीत की, विवान ने उसे सूचित किया कि उसके पास एक व्यक्तिगत सहायक होगा जो गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के मुख्यालय में बदलाव करने के लिए आएगा यदि आवश्यक हो। इसके अलावा उसने उसे बताया कि जब कंपनी दोनों मध्यम आकार की सुरक्षा कंपनियों के साथ मर्ज हो जाएगी तो वह आयुष के साथ काम करेगी। इसके बाद ट्रेसी ने तय किया कि वह दिन के लिए होटल में रहेगी और शाम को चली जाएगी। यहाँ वेंचर सिटी में एक हवाई अड्डा है और इसलिए उसके लिए राजधानी में वापस जाना मुश्किल नहीं होगा। विवान के पास सोमेश्वर सिटी में वापस जाने से पहले कुछ और चीजें थीं जिन्हें उसे संभालना था। सोमेश्वर सिटी में बचे हुए कामों को निपटाने के बाद वह राजधानी शहर अजीमा कोंडे की ओर बढ़ेगा। जैसे ही ट्रेसी बॉक्स से बाहर गई, विवान के फोन पर एक नया संदेश आया। जब उसने इसे चेक किया तो उसे पता चला कि यह बैंक से था जिसमें दिखाया गया था कि उसे पैसे मिले हैं। उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि पैसे कहां से आए हैं, क्योंकि भेजने वाले ने संदेश प्राप्त करने के कुछ समय बाद कॉल किया। नमस्ते मिस्टर विवान, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पैसे के बारे में संदेश प्राप्त किया जो मैंने भेजा था। नमस्ते मिस्टर विवान, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पैसे के बारे में संदेश प्राप्त किया जो मैंने भेजा था। विवान ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसे याद आया कि केल्विन उसे नहीं देख सकता तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे प्राप्त किया है। क्या आपने अपनी हिस्सेदारी ले ली? विवान को यकीन नहीं था कि इमारतों, कारों और अन्य चीजों की कीमत कितनी थी। हालांकि वह उन चीजों का उपयोग कर सकता था जो सिस्टम ने उसे इनाम के रूप में दी थी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ करने का समय नहीं था जो उसके लिए महत्वहीन था। हाँ, मैंने पहले ही अपनी हिस्सेदारी ले ली है, जो समझौते के अनुसार है। 10%, एक भी रुपया ज्यादा नहीं। विवान ने सिर हिलाया और साथ ही उसने केल्विन की कही बात पर कोई संदेह नहीं किया। लेकिन अगर उसके विचार गलत थे तो भी उसे परवाह नहीं थी कि केल्विन ने विवान को देने वाले पैसे में से कुछ करोड़ रुपए ले लिए। किसी भी मामले में विवान ने पहले ही हवेलियों और विला से लाभ प्राप्त कर लिया था, इसलिए इस समय उसे उनकी परवाह नहीं थी। वह उन्हें बेचने का कारण यह था कि वह इतनी सारी बेकार संपत्तियों को नहीं रखना चाहता था।
कुछ समय बाद बातचीत करने के बाद विवान ने अंततः कॉल समाप्त कर दी। उसे 41,23,64,700 रुपये प्राप्त हुए थे। यह उस राशि के बाद था जो केल्विन ने 3 घरों, विला, कारों और अन्य चीज़ों जैसे लैपटॉप आदि को अपने पास रख लिया था। इसी समय विवान को याद आया कि उसके पास वेंचर सिटी में कोई घर नहीं था। लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने सोचा कि यहाँ एक घर होना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रहने वाला था। उसने सिर हिलाया और निजी बॉक्स से बाहर निकला और स्वीट की ओर बढ़ा। उसे पता चला कि श्रेयंका पहले ही चली गई थी। उसने अनुमान लगाया कि वह उन सभी चीज़ों की खरीदारी करने गई होगी जो उसे आवश्यक लगती थीं। किसी भी मामले में विवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वर्तमान में उसके पास एक ऐसा मुद्दा था जिसे उसे निपटाना था। ये सिस्टम को अपग्रेड करने के संबंध में था। उसने इस मुद्दे को पिछले दिन से टाल दिया था और उसने सोचा कि यह इसे देखने का अच्छा समय होगा। वह अपने बिस्तर पर बैठा और पूछा, इस स्तर 2 के अपग्रेड के बारे में क्या है? क्या इसका मतलब है कि सिस्टम केवल स्तर 1 पर है? आपने सही समझा। वर्तमान में सिस्टम स्तर 1 पर है। इसे अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पूरी करनी होंगी। पहली आवश्यकता यह है कि आपके खाते में 500 अरब रुपये होने चाहिए। पहली शर्त ऐसी थी जिसे विवान मानता था कि वह कुछ समय बाद प्राप्त कर सकता है। हालांकि वह अब सट्टेबाजी से इतनी राशि नहीं कमा सकता था, लेकिन वह अभी भी निवेश कर सकता था। जब तक उसे 5 अरब रुपये मिलते, वह 500 अरब रुपये प्राप्त कर लेगा जब गुणन प्रभाव लागू होगा। दूसरी, आपके पास कम से कम 5 कंपनियां होनी चाहिए जिनकी कीमत कम से कम 500 अरब रुपये हो। इसके अलावा आपको इन 5 कंपनियों के कम से कम 5 प्रतिस्पर्धियों को हराना होगा और इन 5 कंपनियों को एकाधिकार बनाना होगा। विवान ने एक पल के लिए माथा सिकोड़ लिया। उसके लिए 5 कंपनियों पर कब्जा करना जिनकी कुल संपत्ति कम से कम 500 अरब रुपये थी, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह जल्दी से निपटा सके। लेकिन यह असंभव नहीं था क्योंकि वर्तमान में उसके पास गुडविजन सिक्योरिटी लिमिटेड था जो कम से कम 300 बिलियन रुपीस का था। हालांकि इसमें समय लगेगा, वह निश्चित था कि वह सफल होगा। और उन कंपनियों को उद्योग में एकाधिकार बनाने के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे वह वर्तमान में अपने पास मौजूद लाभ के साथ कर सकता था। अब जब यह एक शर्त थी जिसे पूरा करना था, उसने तय किया कि वह उन्हें जैक्सन एंटरप्राइज में एकीकृत कर देगा जब वह उन्हें एकाधिकार बना लेगा। अंतिम शर्त यह है कि आपके पास एक प्रेमिका होनी चाहिए। विवान, सिस्टम के साथ अब क्या हो गया? इसके प्रोग्राम में क्या गड़बड़ है? शायद कोई बग है जिसने इसे अपग्रेड करने के लिए इस शर्त को कहा। विवान ने संदेह में खुद से पूछा, फिर अंततः पूछा, क्या आप कृपया अंतिम शर्त को दोहरा सकते हैं जो पूरी करनी होगी? होस्ट, विवान अल्फोंसो को एक प्रेमिका होनी चाहिए। विवान फिर से चुप रह गया। क्या पहले की शर्त में कोई समस्या नहीं थी? सिस्टम के अपग्रेड के लिए उसे प्रेमिका रखने की यह बेतुकी शर्त क्यों? क्या उसकी प्रेमिका न होना सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? यह अब उसे क्यों कह रहा था? विवान ने गहरी सांस ली और पूछा, एंजल, क्या सिस्टम थोड़ा गंभीर हो सकता है? हम गंभीर मामलों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ सिस्टम मजाक कर रहा है। सिस्टम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। यह एक शर्त है जिसे आपको सिस्टम को अपग्रेड करने से पहले पूरा करना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती, सिस्टम का अपग्रेड नहीं होगा। जब विवान ने ये शब्द सुने तो उसकी अटकलें रुक गईं। उसे याद आया कि अगर सिस्टम वास्तव में चाहता तो यह उसे जो चाहती उसे करने के लिए मजबूर कर सकता था। इसके पास दूसरों की यादों को नियंत्रित और हेरफेर करने की शक्ति थी। जितना चाहें वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। जब तक उसने उसकी यादों को बदल दिया और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिस्टम की सेवा करने का उसका मिशन है, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। शांत होने के बाद विवान ने तय किया कि वह इस मामले को अभी के लिए छोड़ देगा। वह इस पर तब विचार करेगा जब वह अन्य 2 शर्तें पूरी कर लेगा। दूसरी ओर प्रेमिका के बारे में सोचने पर उसे कुछ साल पहले उसकी मां द्वारा छोड़ी गई लिफाफे की याद आई। उसने उसे केवल तभी खोलने के लिए कहा था जब वह अपने खुद के परिवार या प्रेमिका की चाहत रखता हो। उसे नहीं पता था कि लिफाफे के अंदर क्या है, लेकिन वजन और आकार से वह अनुमान लगा सकता था कि उसमें कुछ दस्तावेज हैं। अंदर क्या लिखा है उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब जब यह मुद्दा सुलझ गया, विवान ने एक और मामले से निपटने का फैसला किया। सिस्टम, क्या मैं कल मिले इनाम को प्राप्त कर सकता हूँ? यह आपके बिस्तर के पास की अलमारी के दराज में है। विवान, क्या तुम बस इसे मेरे सामने नहीं ला सकते? विवान ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन फिर भी वह बिस्तर के पास की अलमारी के दराज की ओर बढ़ा और उसे खोला। उसने पाया कि वहाँ कई पेपर एक साथ पिन किए गए थे। उसने उन्हें निकाला और देखा। पेपर पर लिखे शब्द और फॉन्ट उस तरह के थे जैसे कि वे प्रिंटिंग मशीनों से छपे हुए हों। उसने पढ़ा और पाया कि वास्तव में, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वहाँ पिल बनाने की प्रक्रिया, उपकरण और सामग्री थी। सब कुछ इस तरह से अच्छी तरह से वर्णित था कि विवान इसे बनाने की प्रक्रिया की कल्पना भी कर सकता था।
सभी को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसे ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर को खरीदने का इंतजार करना होगा इससे पहले कि वह पिल के उत्पादन की कोशिश कर सके। श्रेयंका को अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके संस्थान में उन लोगों की पहचान करनी होगी जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और केवल उन लोगों को जिन्हें उसने चुना पिल के उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जहां तक उत्पादन की सफलता का सवाल था, उसे सिस्टम की पेशकश पर कोई संदेह नहीं था। उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही सिस्टम की शक्ति का अनुभव किया था। विवान कुछ और करने ही वाला था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे पहले से ही पता था कि यह श्रेयंका नहीं थी क्योंकि उसे प्रवेश करने के लिए दस्तक देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने बेडरूम छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि वहां दीपिका थी जिसने दस्तक दी थी। वह जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या चाहती थी। हाँ, क्या आप फ्री हैं? मैं आपको हमारे साथ घूमने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, दीपिका ने थोड़ी नर्वस होकर पूछा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि विवान उसकी आमंत्रण स्वीकार करेगा, फिर भी वह आगे बढ़ी और उसे आमंत्रित किया। जितना वह उसके करीब होगी, उसके सफल होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने दादा के उसकी सगाई के बारे में घोषणा करने से पहले चीजों को जल्दी करना था। वह नहीं चाहती थी कि उसके दादा विवान को उससे शादी करने के लिए मजबूर करें। चूंकि वह अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते थे और उसने कहा था कि वह विवान से प्यार करती है, और यह भी कि उन्होंने विवान के पिता के साथ पहले ही एक समझौता किया था, ये स्पष्ट था कि आल्टन इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। विवान ने उसकी आमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी उसने सोचा कि वे बिल्कुल दुश्मन नहीं हैं, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वह उसे आमंत्रित करे। अंत में विवान को केवल इस बात से असहमत था कि वह उसे अपनी मंगेतर के रूप में दावा कर रही थी। विवान ने एक पल सोचा। इस सप्ताह उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। उसने अभी कुछ कंपनियां अधिग्रहित की थीं जो अभी तक स्थिर नहीं हुई थीं, जैसे कि सोमेश्वर सिटी में किराने का विभाग। इसके अलावा वह यहां वेंचर सिटी में किराने के विभाग की शाखाएं शुरू करना चाहता था। एम्बर और सुरक्षा बलों की सुरक्षा के साथ वह निश्चित था कि शंभू द्वारा बताए गए जैसे घटनाएं नहीं होंगी। देखते हुए कि विवान उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था, दीपिका ने एक रियायत देने का फैसला किया और उसे तब आमंत्रित किया जब वह फ्री हो, बजाय इसके कि वह उनके योजनाओं के लिए समय निकाले। वह अभी बोलने ही वाली थी कि विवान ने उसे रोक दिया। इस सप्ताह नहीं, मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ बचे हुए काम निपटाने के लिए सोमेश्वर सिटी वापस जाना है। उसके बाद मुझे विश्वास है कि मैं कुछ समय के लिए फ्री हो जाऊंगा, इससे पहले कि मैं राजधानी में व्यस्त हो जाऊं। विवान ने तय किया कि अगर वह अपने देश की यात्रा कर सके तो ये बुरा नहीं होगा। आखिरकार उसने अब तक केवल 3 शहरों का दौरा किया था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर वह गर्व कर सके। वह एक देशभक्त नागरिक था और इस प्रकार वह अपने देश को विभिन्न हिस्सों में जाकर खर्च और कमाई करके बढ़ावा दे सकता था। दीपिका विवान के व्यस्त कार्यक्रम से हैरान थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि विवान ने उसकी आमंत्रण स्वीकार कर ली। हालांकि यह इस सप्ताह नहीं था, कम से कम उसने सहमति दी और मना नहीं किया। अब जब उसे उसके करीब आने का मौका मिला था, वह इसे मजबूती से पकड़ने वाली थी। ठीक है, मैं आवश्यक व्यवस्थाएं करूंगी। आपको मुझे ये बताना होगा कि आप किस विशेष दिन फ्री होंगे ताकि हम ये योजना बना सकें कि कहाँ जाना है। दीपिका ने ये शब्द कहते हुए चमकती मुस्कान दी। हालांकि वह सान्या की तरह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की रेटिंग 90 के आसपास थी। इस प्रकार विवान को भी यह मानना पड़ा कि वह वास्तव में एक सुंदरता है। इसके अलावा उसका व्यवहार भी बुरा नहीं था, बस विवान अचानक से मंगेतर रखने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा अगर उसने पहली बार मिलने के बाद से सान्या के प्रति अजीब भावनाएं नहीं रखी होती, तो विवान को उसकी प्रेमिका के रूप में एंटरटेन करने में कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि उसे पहले लिफाफे को देखना था, उसे विश्वास नहीं था कि उसमें कुछ ऐसा होगा जो उसे किसी निश्चित लड़की को अपनी प्रेमिका बनाने से रोक सके, है ना? आखिरकार लिफाफे के अंदर एक दस्तावेज था, और हालांकि वह दस्तावेज की सामग्री के बारे में सुनिश्चित नहीं था, फिर भी उसे यकीन था कि यह उसे प्यार में पड़ने से नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगी। विवान ने सिर हिलाया। दीपिका खुशी खुशी वहां से चली गई। हालांकि वह उसे लंच के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, उसने ऐसा नहीं किया। विवान ने पहले ही कह दिया था कि वह व्यस्त है, इस प्रकार वह नहीं चाहती थी कि वह आमंत्रण स्वीकार करने पर पछताए। सोमेश्वर सिटी, हैप्पी रेसिडेंशियल एरिया। रूबेन ने केविन की ओर देखा और कहा, हमारी योजना में कुछ तरह की बाधा आई है। हामन ने कदम उठाया है और हमने जो गैंगस्टर भेजे थे उन्हें दबा दिया है। केविन का चेहरा अचानक बदल गया। वह योजनाएं बना रहा था, लेकिन वे कुछ अनजान लोगों के हस्तक्षेप के कारण लगातार विफल हो रही थीं। हामन ने कदम क्यों उठाया? वह हमेशा अपने काम में रहता है, वह इस समय कदम क्यों उठाएगा? केविन ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। इस बारे में मुझे यकीन नहीं है।
लेकिन आज लगभग 2 घंटे पहले उसके कुछ आदमी अचानक कदम उठाने लगे और हमने जो गैंग भेजे थे उनके सभी सदस्यों का पीछा किया। जर्क ब्रदर्स गैंग हामन के मुकाबले नहीं है और जैसे ही उसके आदमी ने कदम उठाया उन्हें पीछे हटना पड़ा। रूबेन ने बेबसी से जवाब दिया, बकवास, इस हामन का क्या हुआ है? क्या वह बस अपने काम में नहीं रह सकता और दूसरों को भूल नहीं सकता? वह हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? केविन निराश था। वह अपनी सीट की ओर बढ़ा और बैठ गया। क्लिक 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 क्लिक। एक बॉल पेन उठाकर उसने उसके साथ खेलना शुरू किया। उसने इसे दबाया और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी गति बढ़ती गई। और ज्यादा समय नहीं लगा, पेन टूट गया क्योंकि उसने बहुत अधिक ताकत लगाई थी। इस दृश्य को देखकर, हालांकि रूबेन के पास कुछ कहने के लिए था, उसने इसे अपने पास ही रखा और केविन के शांत होने का इंतजार किया। वह केविन को बचपन से जानता था और उसे बड़ा होते हुए देखा था। और बॉल पेन को दबाना उसकी एक विशेषता थी जो दिखाती थी कि वह खराब मूड में है। उस समय अगर उसके साथ कुछ अप्रिय कहा गया तो यह संभावना थी कि वह बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगेगा। एक लंबे समय बाद केविन का गुस्सा शांत हो गया और वह फिर से सामान्य रूप से सोचने लगा। मुझे लगता है कि हामन के हस्तक्षेप का कारण ये हो सकता है कि उसे नहीं पता कि हम जर्क ब्रदर्स की हाल की गतिविधियों के पीछे हैं। या शायद वह युवा लड़की सान्या ने उसकी मदद के लिए अनुरोध किया हो। रूबेन ने एक पल के लिए रुककर केविन के चेहरे का अवलोकन किया। जब उसने देखा कि वह सुन रहा है तो उसने जारी रखा, और अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है कि हामन मदद देने में संकोच नहीं करेगा क्योंकि फ्लायर्स बैंक बड़ा है। अगर मेहता परिवार ने उसे एक एहसान चुकाया तो वह शायद बैंक का क्षेत्रीय निदेशक भी बन सकता है जब वे उसके लिए अच्छा शब्द कहेंगे। केविन ने चीजों पर विचार किया और सोचा कि रूबेन की अनुमानित बातें सही हो सकती हैं। लेकिन वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग जाने कि वे ही थे जो कदम उठा रहे थे। हालांकि वे ही थे जिन्होंने जर्क ब्रदर्स गैंग को सान्या के लिए परेशानी पैदा करने के लिए तैयार किया था। जब उन्होंने उन्हें हरी बत्ती दी थी, उन्होंने कभी भी गैंग के नेता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा फोन पर बातचीत की थी। एक छोटे शहर में गैंग होने के नाते ये स्पष्ट था कि उन्हें बहुत पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए उन्हें कुछ हजार रुपये देकर उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए कहना आसान था। ये लोग सान्या की असली पहचान के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि वे उस भोज में शामिल नहीं हुए थे जो उसने आयोजित किया था। वह भोज केवल शक्तिशाली लोगों के लिए था। केविन अभी जवाब देने ही वाला था जब रूबेन ने कुछ ऐसा कहा जिससे वहमा था। सिकुड़ने लगा। फ्रैंक विवान की किराने की दुकानों की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे अगले सप्ताह के अंत तक उनकी बिक्री को कम करने में सक्षम होना चाहिए। रूबेन ने कहा, ये बेवकूफ, मैंने उसे कहा था कि हमें पहले उसके बारे में सब कुछ जांचना चाहिए, लेकिन उसने अभी भी इतनी जल्दी कदम उठाया जब हमने प्राप्त जानकारी की पुष्टि नहीं की। अगर यह हुआ कि विवान रॉय परिवार से है तो हमारी वर्तमान योजना सफल होने से पहले ही हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। केविन ने गुस्से के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर यह सच है कि विवान रॉय परिवार से है तो उसे निश्चित रूप से अब तक की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। लेकिन इस समय उसके अधीनस्थों के अलावा वह दुकानों में कभी नहीं दिखाई दिया। रूबेन ने कहा, क्या आपके पास कोई योजना है? केविन ने पूछा। उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह सच था। रॉय परिवार का कोई भी सदस्य घमंडी होता है और अगर वह ऐसा है तो उसे पहले ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। इसे एक योजना के रूप में माना जा सकता है। अगर हम सुनिश्चित करें कि हम उस पर इतना दबाव डालें तो मुझे यकीन है कि हम उसे बिजनेस ओवरलॉट बिल्डिंग हमें बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि उसे इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि उसने उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च की होगी। अगर हम उसके व्यवसाय को रोकते हैं तो ये देखते हुए कि किराने की अधिकांश चीजें नाशवान होती हैं, उसे निश्चित रूप से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रूबेन ने समझाया। वास्तव में, जैसे कि रूबेन ने कहा, केविन ने पाया कि यह विचार वास्तव में किया जा सकता है और यह सान्या पर कदम उठाने से कहीं आसान होगा। हालांकि सान्या के परिवार का शहर में इतना प्रभाव नहीं था। अगर वे वास्तव में कदम उठाने का निर्णय लेते तो वह निश्चित था कि उनका परिवार भी इसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण से उसने सावधानी से कदम उठाने और अंधेरे में छिपकर हमला करने का निर्णय लिया। इस तरह भले ही योजना विफल हो जाए, वह निश्चित था कि सान्या यह नहीं जान पाएगी कि वे सब कुछ के पीछे थे। तो चलो इसे जल्द से जल्द करते हैं। उसकी किराने की दुकान ने पूरे बिल्डिंग में केवल एक मंजिल पर कब्जा किया है। यह एक बर्बादी है। केविन ने सहमति दी। जब दीपिका कमरे में वापस आई जहां वह पूजा के साथ रह रही थी तो वह बहुत खुश थी। उसने जल्दी में बिना बताए बाहर निकल गई थी कि वह कहाँ जा रही है। उसे इस तरह देखकर पूजा को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि वह क्या करने गई थी। तुम इतनी खुश क्यों हो? पूजा ने जिज्ञासा से पूछा। जब पूजा ने ये सवाल पूछा तब दीपिका को एहसास हुआ कि वह इस दौरान मुस्कुरा रही थी। उसने एक पल के लिए शर्माई, फिर अपने आप को संभाला।
तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसने दिखावा किया कि उसे नहीं पता। बेटी, तुम मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकती। तुम थोड़ी देर पहले जल्दी में निकली थी। अब तुम वापस आ गई हो और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे तुम चांद से भी मुकाबला करना चाहती हो, पूजा ने दीपिका को देखते हुए कहा। ये स्पष्ट था कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक दीपिका उसे सच नहीं बता देती। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं बस विवान को हमारे साथ पश्चिमी प्रांत के खूबसूरत दृश्यों की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित करने गई थी। और तुम जानती हो क्या? उसने हाँ कर दी, दीपिका ने उत्साह से कहा। वह और पूजा बचपन से दोस्त थीं, और अब जब वे बड़ी हो गई हैं, तब भी वे एक दूसरे से बातें करती थीं और अपने रहस्यों को साझा करती थीं। हालांकि सभी रहस्य नहीं कहे जाते थे, लेकिन कम से कम 99% साझा किए जाते थे। हाँ, वह तुम्हारा मंगेतर है और उसे सहमत होना चाहिए। यही तो उसे करना चाहिए। आखिरकार 1 साल और 2 महीने में तुम दोनों शादी करने वाले हो। लेकिन वह अभी भी होटल में दूसरी महिलाओं के साथ है। क्या तुमने उससे उस महिला के बारे में पूछा? पूजा दीपिका की उत्साह में शामिल नहीं हुई जब उसने सुना कि विवान यात्रा पर आने के लिए सहमत हो गया है। उसकी विवान के प्रति धारणा पिछले रात तब गिर गई जब उसने देखा कि डेनाली विवान के स्वीट में प्रवेश कर रही थी। इसके अलावा, हालांकि दोनों सगाई में थे, उसने कभी विवान को दीपिका के साथ अंतरंग होते नहीं देखा। विवान के किसी अन्य महिला के साथ अपने स्वीट साझा करने का उल्लेख होते ही दीपिका का पहले का उत्साहित चेहरा गायब हो गया। वह भी जानना चाहती थी कि वह महिला कौन थी, लेकिन विवान ने उसे इस सुबह कुछ नहीं बताया था। अब जब पूजा ने उसे याद दिलाया तो वह और खुश नहीं रह सकी। उसे आमंत्रित करना था जबकि वह खुद किसी अन्य महिला को आमंत्रित कर रहा था। ये तरह का व्यवहार विवान के उस महिला के साथ बहुत अलग था। लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि वह नहीं थी जिसने सगाई की शुरुआत की थी। इसके अलावा, सगाई उसके परिवार और उसके परिवार द्वारा योजना बनाई गई थी, बिना ये जाने कि वह खुद इसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन हालांकि उसे नहीं पता था कि विवान का उस महिला के साथ क्या रिश्ता था, उसे अपने आप पर विश्वास था कि वह उसे प्यार में बदलने में सफल होगी, जैसे वह उसे प्यार करती थी। इससे अलग कुछ और बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वह महिला व्यापार के मुद्दों के लिए वहां थी। दीपिका ने विषय बदलने की कोशिश की। पूजा दूसरी ओर इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने दीपिका को अविश्वास और थोड़ी गुस्से के साथ देखा और उसे डांटते हुए कहा, जागो लड़की, तुम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। रात में होटल में किस तरह का व्यापार किया जाता है? कम से कम वे किसी निजी बॉक्स में व्यापार करने के लिए जा सकते थे। दीपिका को पूजा की बातों का खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह क्या कर सकती थी? विवान ने पहले ही उसे कह दिया था कि वह उसे भूल जाए और वह खुद उसे अपनी मंगेतर मानने के लिए मजबूर नहीं था। इसलिए वह किसी अन्य महिलाओं के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि वह एक सगाई के बारे में जानता ही नहीं था, एक लड़की के साथ जिसे वह जानता ही नहीं था। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह सभी अन्य महिलाओं को भूल जाए, दीपिका ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उसके सामने जाकर उसे अपने दिल की बात नहीं कहने के लिए साहसी नहीं हो। चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं, तुम्हारी बहन, ये करूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि वह हमारे सामने फिर से ऐसा व्यवहार करे, पूजा ने अपने आप से सोचा और विवान को उसकी मंगेतर के प्रति जिम्मेदार बनाने की कसम खाए। यह नहीं जानते हुए कि कहीं कुछ योजनाएं बनाई जा रही थीं, विवान स्वीट में वापस गया और लैपटॉप लिया जो डेनाली ने मेज पर छोड़ा था। उसने तय किया कि वह सभी जानकारी देखेगा, क्योंकि इसमें सभी जानकारी थी जो उसे अपनी कुछ कंपनियों के मालिक के रूप में जानने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें उसके अधीन कर्मचारियों के बारे में अन्य जानकारी भी थी। विवान जानता था कि यह जानकारी डेनाली ने रात भर हैकिंग के बाद प्राप्त की थी। जानकारी को फोल्डरों में अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। विभिन्न श्रेणियां थीं जो विवान के लिए आवश्यक जानकारी खोजने में आसान बनाती थीं। उसके अधीन आने वाली प्रत्येक कंपनी का एक फोल्डर था। इसके अलावा इन फोल्डरों के अंदर विभिन्न फोल्डर थे जिनमें कर्मचारियों की जानकारी, वर्तमान गतिविधियां, व्यय, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग, प्रतियोगी आदि शामिल थे। वर्तमान में विवान गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड को सुरक्षा क्षेत्र में एकाधिकार बनाना चाहता था। वर्तमान में ये कम से कम 300 बिलियन रुपीस का मूल्य रखता था। इसलिए उसने सोचा कि इसे विकसित करना उसके लिए आसान होगा, जबकि अन्य का मूल्य इससे कम था। वह एक समय में एक चीज कर सकता था। एक बार जब वह सुनिश्चित कर लेता कि एक स्थिर है और वास्तव में बाजार में एकाधिकार कर लिया है, तो वह दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, क्योंकि वह सुनिश्चित होगा कि इस पक्ष से होने वाली आय उसे दूसरी उद्योग को विकसित करने के लिए पर्याप्त होगी। चिकित्सा अनुसंधान में उसे यकीन था कि ताकत की गोली ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के मूल्य को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। और अगर उसे किसी विशेष बीमारी के लिए एक और दवा का नुस्खा मिल गया, तो उसे यकीन था कि वह आसानी से अनुसंधान केंद्र को शीर्ष पर पहुंचा सकता है। प्रतियोगिता के लिए उसे यकीन था कि वे सिस्टम से आने वाले नुस्खों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। विवान को सभी महत्वपूर्ण फाइलों को पढ़ने में कुछ घंटे लग गए।
अपनी याददाश्त की क्षमता के साथ उसने जो पढ़ा था उसे आसानी से नहीं भूला। हालांकि कुछ हिस्से थे जिन्हें उसे पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती थी, वे हिस्से थे जिन पर उसने ध्यान केंद्रित नहीं किया था। अब वह समाप्त हो चुका था और उसे अपनी कंपनियों के बारे में कुछ बातें जानने के लिए माना जा सकता था। ये निश्चित रूप से उसके लिए कंपनी के लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वह देख सकता था कि वास्तव में कई बदलाव करने की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि देनाली ने रात भर काम किया था या सुबह जल्दी उठकर उनके बारे में जानकारी खोजी थी। आखिरकार यहाँ तक कि उन घटनाओं के बारे में जिन्हें ये लोग छिपा हुआ मानते थे, विवान ने उन्हें पाया और पढ़ा। दूसरे शब्दों में, अधिकांश रहस्य जो वे छिपा रहे थे पहले ही उसके सामने उजागर हो चुके थे। और जब वह कंपनी में जाएगा तो वह आवश्यक परिवर्तन करेगा। उसे उनके साथ धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये देखते हुए कि उसके पास अभी भी एक लक्ष्य हासिल करने के लिए था। अपनी नींव के लिए उसने सोचा कि देश में बाजार पर एकाधिकार करने वाली 5 कंपनियां पर्याप्त होंगी। उसने गहरी सांस ली जब उसने फोन की स्क्रीन पर देखा जो जल उठी थी। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उसका संपर्क जानकारी नहीं थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया। इन कुछ दिनों में सिस्टम प्राप्त करने के बाद वह अजनबियों से कॉल प्राप्त करने के लिए अभ्यस्त हो गया था। नमस्ते, मैं किससे बात कर रहा हूँ? विवान ने पूछा। नमस्ते, मुझे विश्वास है कि मैं मिस्टर विवान से बात कर रहा हूँ, एक पुरुष आवाज ने पूछा। हाँ, आप कर रहे हैं, विवान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मिस्टर विवान, मुझे जानकारी मिली है कि आपने सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया का अधिग्रहण किया है। मैं मोसेस किबोंजो हूँ, जो इमारतों का प्रभारी है। मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं। विवान को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह रेसिडेंशियल एरिया का प्रबंधक था। उसने अभी हाल ही में उसके बारे में जानकारी पढ़ी थी। जो जानकारी उसने पढ़ी थी उसके अनुसार वह जानता था कि मोसेस एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन फिर भी एक समस्या थी। जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था, सहायक प्रबंधक शोनजू, भ्रष्ट था। वह इस रेसिडेंशियल एरिया का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहा था। यह विवान के द्वारा किए जाने वाले बदलाव का एक उदाहरण था। ओह, बिल्कुल नहीं, लेकिन जल्द ही मैं वहां किसी को भेजूंगा ताकि रेसिडेंशियल एरिया को देख सके। यदि कोई बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो उस समय तय किया जाएगा, विवान ने कहा। ठीक है, फिर मिस्टर विवान, मोसेस ने उत्तर दिया और कॉल समाप्त कर दिया। इस समय, चूंकि उसने पहले ही फोन उठाया था, विवान ने एक और व्यक्ति को कॉल करने का निर्णय लिया। नमस्ते मिस्टर कैल्विन, मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। जैसे हमेशा मिस्टर विवान, मैं मदद करूंगा जब तक कि मेरे पास वह करने की क्षमता हो, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। कैल्विन की शांत प्रतिक्रिया आई। विवान ने दूसरे पक्ष की सावधानी के बारे में सोचा और यह अपेक्षित था। वह सर्वशक्तिमान नहीं था कि वह कुछ भी वादा कर सके। आखिरकार कुछ चीजें थीं जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। ये वास्तव में इतना कठिन नहीं है। मैं बस वेंचर सिटी में किराने की दुकानों को प्राप्त करने में आपकी सहायता चाहता हूँ। जब तक मालिक बेचने के लिए तैयार है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। बेशक आपको भी लाभ मिलेगा। कैसे 10%? आप खरीदारी की कुल लागत का 10% प्राप्त करेंगे। विवान ने लाभ का प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर मिस्टर विवान, ये 2 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है। दुकानों को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जब तक कि किसी के पास पैसे हैं, कैल्विन ने उत्तर दिया। लेकिन मैं शहर की सबसे अच्छी दुकानों को चाहता हूँ, मैं छोटी दुकानों को नहीं चाहता, विवान ने याद दिलाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कैल्विन ने उत्तर दिया और कॉल समाप्त कर दिया। विवान ने फिर शीतल को कॉल किया। नमस्ते मिस्टर विवान, शीतल ने अभिवादन किया। नमस्ते शीतल, वहाँ चीजें कैसी हैं? विवान ने पूछा। वहाँ चीजें ठीक हैं, कम से कम अभी के लिए, लेकिन कुछ गैंगस्टर हैं जो हमारी दुकानों के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शीतल ने उत्तर दिया। ओह, मैं देखता हूँ, शंभू ने मुझे पहले ही इसके बारे में सूचित किया था। चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां सब कुछ स्थिर कर लो इससे पहले कि वेंचर सिटी जाओ। यहाँ मैं कुछ किराने की दुकानों को खरीद रहा हूँ। वे अगले सप्ताह नवीनीकरण के अधीन होंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी यात्रा कर सकोगी। ठीक है बॉस, मैं सुनिश्चित करूंगी कि यहाँ चीजें जल्दी से संभाली जाएं, शीतल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ठीक है फिर, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि तुम खर्च कर सको, विवान ने याद दिलाया और कॉल समाप्त कर दिया। अगले दिन विवान सामान्य से पहले उठ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि श्रेयंका पहले से ही उठ चुकी थी। उसने सोचा कि वह इतनी मेहनत कैसे कर रही है कि वह उसे शर्मिंदा कर रही है। हालांकि वह उसकी अधीनस्थ थी, फिर भी वह अधिकांश चीजों से निपटने के लिए बहुत आलसी था और उसने जिम्मेदारियां उसे सौंप दी थीं।
जब विवान ने सिस्टम द्वारा उसके बारे में बताई गई बातों को याद किया तो वह उसके परिवार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। आखिरकार सिस्टम ने कहा था कि उसके पास अपना खुद का परिवार और जीवन है। अब उसे याद आया कि उसने कभी भी उसके वेतन के बारे में बात नहीं की थी। ये कितना बुरा था, वह इतनी मेहनत कर रही थी लेकिन उसने अपने वेतन के बारे में नहीं पूछा। विवान को यकीन था कि अगर वह उसके प्रति वफादार नहीं होती तो वह पहले ही पूछ चुकी होती कि वह उसे कितना वेतन देने के लिए तैयार है। बस वर्तमान में श्रेयंका को विश्वास था कि विवान उसे समय पर वेतन देगा बिना उसे पूछे। लेकिन शायद उसका विश्वास इस पल में जवाब दिया जा सकता था जब विवान ने पूछा, श्रेयंका, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? विवान को इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि वह दुनिया में सभी महिलाओं में से चुनी गई थी जिनका नाम श्रेयंका था। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। श्रेयंका को आश्चर्य हुआ कि विवान उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। दूसरों के सामने वह हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन विवान के सामने वह गर्म हो गई। असल में मैं यहाँ अजीमा से हूँ, लेकिन मैं उत्तरी प्रांत से हूँ। मैं 4 लोगों के परिवार से हूँ जिसमें मेरे पिता, माँ, मैं और मेरा छोटा भाई शामिल है जो अभी हाई स्कूल में है, श्रेयंका ने शुरू किया। ये पता चला कि वह अजीमा देश के उत्तरी प्रांत से थी। विवान ने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक सहनागरिक है। जब सिस्टम ने कहा कि वह दुनिया में सभी महिलाओं में से चुनी गई थी जिनका नाम श्रेयंका था तो उसने सोचा था कि वह विदेशी होगी। लेकिन शायद उसका देश इतना अच्छा था कि वह श्रेयंका जैसी प्रतिभा पैदा कर सकता था जो व्यवसाय में उसके बराबर थी। उसका परिवार इतना अमीर नहीं था। उसके अनुसार जब वह 5 साल की थी तो उसे एक गुप्त संगठन द्वारा ले जाया गया था जिसका नाम उसे आज तक नहीं पता था और उसे विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। जब उसका पाठ्यक्रम समाप्त हुआ तो वह पहले से ही 20 साल की थी। हालांकि उसने लड़ाई के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था। उसने कुछ विशेष प्रकार के तेल का उपयोग किया था जो उन्हें प्रदान किया गया था ताकि वह अपनी स्त्रीत्व को बनाए रख सके। इसलिए हालांकि उसके पास बड़ी ताकत थी, उसका शरीर पुरुषों की तरह मांसपेशियों वाला नहीं था। इसके बजाय वह अभी भी एक सामान्य महिला की तरह नाजुक दिखती थी। लेकिन अगर कोई उसे चुनौती देने की कोशिश करता तो वह बड़ी ताकत के साथ उभर सकती थी जिससे वह उन्हें चौंका सकती थी। जब उसने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया तो उसे विवान के अधीन काम करने के लिए नियुक्त किया गया। वही था जो उसके प्रभारी होने वाला था। जब विवान ने ये सब सुना तो वह सिस्टम की कहानी बनाने की क्षमता से हैरान रह गया जो सच लगती थी। क्या क्षमता थी! कोई आश्चर्य नहीं कि ये दूसरों की यादों को हेरफेर कर सकता था और वे कुछ भी नहीं देख पाते थे। अब जब उसे उसके पृष्ठभूमि के बारे में पता चला जो इतनी बड़ी नहीं लगती थी, विवान ने तय किया कि वह उसे एक निश्चित वेतन नहीं देगा। जिस काम के लिए वह काम कर रही थी उसके लिए वह उससे अधिक की हकदार थी। तुम्हारे वेतन के लिए मैं तुम्हें वही कार्ड दूंगा जो मेरे साथ यहाँ भेजा जाएगा। दूसरे शब्दों में, तुम्हें मेरे साथ एक ही खाते तक पहुँच मिलेगी। इसलिए तुम वहाँ पैसे का उपयोग कर सकती हो अगर तुम्हें घर पर कुछ खर्च करने की आवश्यकता हो, विवान ने सरलता से कहा। आह मास्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। तुम बस मुझे एक निश्चित राशि दे सकते हो। कुछ $1000 प्रति माह काफ़ी होगा। श्रेयंका ने वियमेंटली सिर हिलाते हुए कहा और विवान के कहे को अस्वीकार कर दिया। अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में देखती हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अगर कोई समस्या है जिसमें पैसे की आवश्यकता है तो बस खर्च करो, और अगर कोई और समस्या है जिसे तुम पैसे से नहीं संभाल सकती तो बस मेरे अधीन कंपनियों के प्रभाव का उपयोग करो। विवान ने ये सब एक स्वर में कहा जो अस्वीकृति को स्वीकार नहीं करता था। जब वे अकेले होते थे श्रेयंका उसे मास्टर कहती थी, लेकिन दूसरों के सामने वह उसे बॉस कहती थी। यह इसलिए था ताकि कुछ लोग जिनकी कल्पनाएं भटकती थीं वे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में न सोचे जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त हों। याद रखो, तुम मेरी दूसरी कमान हो। दूसरे शब्दों में, मेरे अलावा केवल तुम ही उन सभी कंपनियों और व्यवसायों पर निर्णय ले सकती हो जो मेरे अधीन हैं। श्रेयंका के चेहरे को देखते हुए विवान ने आगे कहा, अगर तुम पैसे का उपयोग नहीं करोगी और इतनी संकोची रहोगी तो मैं इसे इस तरह लूंगा कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में नहीं मानती। विवान ने निष्कर्ष निकाला। विवान के शब्द सीधे थे। श्रेयंका की उसके प्रति वफादारी इतनी थी कि वह उसके आदेश पर मरने के लिए भी तैयार थी, और जब भी वह गंभीरता से उससे कुछ करने के लिए कहता वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कर देती। अब जब विवान ने जो कहा था उसके प्रति गंभीरता दिखाई तो उसने जल्दी से सहमति व्यक्त की। ठीक है मास्टर, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। विवान के अंतिम शब्द वह थे जो श्रेयंका को सबसे ज्यादा डराते थे। चूंकि वह पूरी तरह से उसके प्रति वफादार थी, यह उस स्तर तक था जो उसकी पूजा करने के बराबर था। इसलिए वह विवान की अवज्ञा नहीं करना चाहती थी और न ही वह चाहती थी कि विवान उसे छोड़ दे। नाश्ते के बाद श्रेयंका और विवान दोनों सुरक्षा प्रवर्तन कार्यालय गए ताकि वे उन 20 पुरुषों का चयन कर सके जो निजी सुरक्षा टीम PST का हिस्सा होंगे। हालांकि वह उन लोगों के चयन पर निर्णय लेने वाला नहीं था, फिर भी वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह चयन कैसे करेगी।
दूसरे शब्दों में, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी वफादारी का अनुकरण कैसे काम करता है। कुछ समय बाद वे वहां पहुंचे। विवान देख सकता था कि पिछले 2 दिनों में कई बदलाव हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल पैसे खर्च करने के मामले में गंभीर था। पिछली रात विवान ने मैक्सवेल को सूचित किया था कि वह उन सदस्यों को व्यवस्थित करे जो सुरक्षा गार्ड या बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे और जो दिन के समय ड्यूटी पर नहीं थे, ताकि वे आज कंपनी में आएं। बेशक ये केवल उन लोगों पर लागू होता था जो वेंचर सिटी में मौजूद थे। इसलिए जब वह और श्रेयंका पहुंचे तो उन्हें मैक्सवेल द्वारा स्वागत किया गया और उसने उन्हें प्रशिक्षण मैदान की ओर ले गया। यहाँ विवान देख सकता था कि अब तक कई सुधार किए गए थे और वह देख सकता था कि प्रशिक्षण के लिए नए उपकरण उपलब्ध थे। मैक्सवेल के अनुसार उन्होंने कुछ और उपकरणों के लिए आदेश दिया था, लेकिन वे अभी तक वितरित नहीं हुए थे। विवान जानता था कि कुछ उपकरणों को वितरित करने में समय लग सकता है क्योंकि वे विदेश से भेजे गए थे। हालांकि वह सुरक्षा प्रवर्तन और एम्बर सिक्योरिटीज को गुडविजन सिक्योरिटी लिमिटेड में विलय करने जा रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस स्थान को नजरअंदाज कर सकते थे। ये कंपनी का एक प्रांतीय मुख्यालय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जब वे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लगभग 100 पुरुष 5 पंक्तियों में खड़े थे, उनकी पीठ सीधी। इससे विवान बता सकता था कि उनमें उच्च अनुशासन था। हालांकि यह सैन्य अनुशासन की तुलना में नहीं था, वह निश्चित था कि यह अभी के लिए पर्याप्त था। बॉस, मैंने इस समय उपलब्ध सबसे अच्छे 100 लोगों का चयन किया है, मैक्सवेल ने साइड से कहा। विवान ने उन्हें एक नज़र डाली और मैक्सवेल के निर्णय की स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर उसने श्रेयंका को आगे बढ़ने और 20 पुरुषों का चयन करने का संकेत दिया। मैक्सवेल श्रेयंका के बारे में उत्सुक था। विवान ने उसे छिपाया नहीं क्योंकि श्रेयंका को उसकी उच्च अधिकारी माना जा सकता था, इसलिए उसने उसे परिचित कराया। ये श्रेयंका है, वह मेरी व्यक्तिगत सहायक है। अगर वह यहाँ आए तो तुम उसे उसी तरह से ट्रीट कर सकते हो जैसे तुम मुझे करते हो। मैक्सवेल इस बात से हैरान था कि विवान श्रेयंका को कितना ऊंचा मानता था, लेकिन जब उसने उसके स्वभाव और उन मांसपेशियों वाले पुरुषों के समूह को देखते हुए उसके आत्मविश्वास को देखा तो वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसकी जगह कोई और महिला होती तो वह निश्चित रूप से इन पुरुषों के सामने खड़े होकर घबरा जाती। इनमें से अधिकांश ने खून देखा था और उन्होंने भयंकर लड़ाइयां लड़ी थीं। इसलिए उनमें एक निश्चित आभा थी जो शायद कुछ कमजोर इच्छाशक्ति वाले पुरुषों को डराने के लिए काफी होती। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दें। मैंने समझ लिया, बॉस। मैक्सवेल ने सिर हिलाया। उसने विवान के काम करने के तरीके का सम्मान करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह युवा था, उसने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। श्रेयंका ने लगभग 10 मिनट तक चारों ओर घूमते हुए 5 पंक्तियों में से 20 पुरुषों का अवलोकन किया। फिर उसने एक एक करके पुरुषों की ओर इशारा करना शुरू किया। जैसे ही उसने उन्हें इशारा किया, वे एक कदम आगे बढ़े और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि विवान ने जल्दी से निर्णय लिया था। इस 98 पुरुषों के समूह में 2 महिलाएं थीं और वे श्रेयंका द्वारा चुनी गई थीं। विवान जानता था कि व्यक्ति के लिंग का कोई महत्व नहीं है। जब तक किसी के पास ताकत हो, भले ही वह महिला हो, वह कुछ ऐसे काम कर सकती है जो अन्य पुरुष नहीं कर सकते। इस समय विवान ताकत की परवाह नहीं करता था, वह सबसे ज्यादा वफादारी की परवाह करता था। ताकत के लिए वे तब तक प्राप्त करेंगे जब तक उन्हें गोलियां मिलती रहेंगी। विवान ने लगातार अवलोकन किया, लेकिन वह नहीं देख सका कि श्रेयंका ने उन लोगों की वफादारी का मूल्यांकन कैसे किया जिन्हें उसने चुना था। लेकिन फिर भी वह प्रभावित था क्योंकि जब उसने उन लोगों को देखा जो उसके द्वारा चुने गए थे तो वह उनके चेहरे के भावों से बता सकता था कि वे सीधे लग रहे थे। लेकिन फिर भी वह जानता था कि कभी कभी दिखावे एक फसाद हो सकते हैं। इसलिए अगर श्रेयंका नहीं होती तो वह इन 20 पर भरोसा नहीं करता। अन्य लोगों को, जिसमें मैक्सवेल भी शामिल था, भेजने के बाद विवान ने उन 20 लोगों की ओर देखा जो यहाँ बचे थे और गंभीरता से बोला, मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक निजी सुरक्षा टीम बनाओ। ये टीम केवल तुम 20 लोगों पर आधारित होगी। तुम्हारे प्रशिक्षण के दौरान तुम्हारे लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा तुम्हें और अधिक लाभ मिलेगा। विवान के सामने खड़े 20 लोग हैरान थे कि विवान चाहता था कि वे एक निजी टीम बनाएं। और हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, उन्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने पहले कई बार टीमों का गठन होते देखा था। इसके अलावा उन्होंने ये देखा था जब वे किसी विशेष व्यक्ति की सुरक्षा करने जा रहे थे या किसी अमीर आदमी की इमारत की सुरक्षा करने जा रहे थे। फिर भी वे चुने जाने के लिए उत्साहित थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि चुने जाने की क्या आवश्यकताएं थीं क्योंकि कोई परीक्षण नहीं था। श्रेयंका ने बस उन्हें एक पल देखने के बाद इशारा किया था। क्या तुम इस पर सहमत हो? अगर नहीं तो तुम पहले ही कह सकते हो ताकि हम तुम्हारे लिए जल्दी से एक प्रतिस्थापन ढूंढ सकें। विवान ने फिर से पुष्टि के लिए पूछा। हम सहमत हैं, 20 पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ चिल्लाया। विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, एक निजी टीम के रूप में तुम्हें विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
लेकिन यह अगले महीने तक इंतजार करना होगा, इससे पहले कि तुम कुछ लाभ प्राप्त करना शुरू कर सको। कुछ लाभ तुम इस पल से प्राप्त करोगे, लेकिन अन्य लाभों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें एक पहला मिशन देने जा रहा हूँ। रविवार को मैं चाहता हूँ कि तुम सभी सोमेश्वर सिटी में रहो। वहाँ एक गैंगस्टर समूह है जो वहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे निपट लो, विवान ने समूह की ओर देखते हुए कहा। जब उन्होंने उसकी ओर उलझन भरी नजरें डाली तो विवान जान गया कि वे क्या सोच रहे हैं और कहा, इस टीम को उन टीमों की तरह मत लो जो तुमने पहले बनाई थीं। आज जो टीम बनाई गई है वह टूटेगी नहीं। हालांकि अन्य टीमें हो सकती हैं, ये टीम अस्तित्व में रहेगी। दूसरे शब्दों में, जो निजी सुरक्षा टीमें बनाई गई हैं वे पहले की टीमों की तरह अनुबंधित काम नहीं करेंगी। तुम्हें उन मिशनों को करना होगा जो तुम्हें एक विशेष समय पर सौंपे जाएंगे। तुम्हारा वेतन उस महीने के दौरान भी वही रहेगा, भले ही तुम्हारा कोई मिशन न हो, लेकिन प्रत्येक मिशन के पूरा होने के बाद बोनस मिलेगा, विवान ने आगे कहा। समूह फिर से उत्साहित हो गया। विवान के शब्दों से उन्हें सुनिश्चित भुगतान मिलने वाला था, और विवान द्वारा दिए गए मिशन के उदाहरण से वे पहले से ही जान सकते थे कि यह उतना खतरनाक नहीं था जितना कि बंदूकें शामिल करने वाला हो। ठीक है, फिर तुम लोग कल सोमेश्वर सिटी की ओर बढ़ोगे। मिशन अगले दिन किया जाएगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस दिन का उपयोग तैयारी के लिए करोगे। मिशन के बाद तुम वहां रह सकते हो जब तक विशेष प्रशिक्षण की तैयारी पूरी नहीं हो जाती, विवान ने आगे कहा। उसने कुछ और चीजों के बारे में बात की और इस सुरक्षा टीम के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया। टीम के नाम और उनके कप्तान के बारे में विवान ने उन्हें आपस में तय करने के लिए कहा। चूंकि वह इस पर समाप्त हो गया, विवान श्रेयंका के साथ वहां से चला गया। वे होटल पहुंचने के बाद अलग हो गए। विवान को पहले ही ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर से कॉल मिल चुका था कि शेष शेयरों की सफल खरीद की पुष्टि हो गई थी। अब केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बाकी था। इसी कारण से उसे सोमेश्वर सिटी में जल्दी से वापस जाना था, इससे पहले कि केंद्रीय प्रांत की ओर दौड़ सके। श्रेयंका गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के मुख्यालय जा रही थी ताकि विलय प्रक्रिया की तैयारी कर सके। लेकिन ये केवल तैयारी थी, क्योंकि गोलियों के मुद्दे को पहले आना था। जब शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां सफलतापूर्वक उत्पादित हो जाएंगी तो श्रेयंका की निगरानी में विलय शुरू होगा। अगर संभव होता तो विवान इस दिन वेंचर सिटी छोड़ देता, लेकिन उसे रुकना पड़ा क्योंकि अगले दिन शीतल किराने की दुकानों की खरीदारी पूरी कर लेगी। वह बिना ये सुनिश्चित किए नहीं जा सकता था कि सब कुछ सही स्थिति में है। क्रिस्टल सिटी, रॉय मैंशन। धीरेंद्र, जैक कहाँ है? तुम उसे यहाँ लाने वाले थे, विक्टर ने धीरेंद्र की ओर देखते हुए कहा जो उसके सामने खड़ा था। पिता, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जैक सोमेश्वर सिटी छोड़ चुका है। जहां वह है हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उसने अपने गार्ड्स को नहीं बताया कि वह कब गया और कब वापस आएगा, धीरेंद्र ने उत्तर दिया। वह ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था कि वह जैक को ढूंढ सके, लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करे वह ये नहीं जान सका कि वह कहाँ गया। जैक अपने यूरोकॉप्टर पर गया था। हालांकि शीतल, सान्या और हमान को पता था कि जैक वेंचर सिटी गया है, धीरेंद्र को नहीं पता था कि वे जानते हैं और न ही उसे यह पता था कि वे जैक को जानते हैं। तो तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पहले ही मास्टर आल्टन के साथ एक समझौता कर चुके हो, इसलिए तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर जैक नहीं मिला तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, विक्टर ने कहा, क्योंकि गुस्सा उसके चेहरे पर उभरने लगा। वह खुद पर भी संदेह करने लगा कि क्या उसने वास्तव में धीरेंद्र को परिवार का प्रमुख बनाकर सही निर्णय लिया था। आखिरकार उसने बिना उससे परामर्श किए किसी को परिवार से निकाल दिया था। उसके चुनाव का और भी अपमानजनक पहलू ये था कि जिसे उसने परिवार से निकाला था वह उसका अपना बेटा था। हालांकि वह अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने चीजों को और भी खराब कर दिया। हालांकि उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई जैक से शादी करने के लिए उनके परिवार से पूछने आएगा। कम से कम विक्टर को लगता था कि इस बार धीरेंद्र का निर्णय वास्तव में अविवेकपूर्ण था। अगर यह केवल जैक को परिवार से निकालने का मामला होता तो वह खुद, जो जैक को कभी पसंद नहीं करता था, उसे पहले ही परिवार से निकाल चुका होता। लेकिन इस पूरे समय उसने ऐसा नहीं किया। यह नहीं था कि वह किसी चीज से डरता था, ये बस इतना था कि अंत में चाहे उन्होंने जैक को निकाला या नहीं, एक चीज नहीं बदलेगी, और वह ये थी कि उसके रक्त में रॉय का खून बहता था। मैं अभी भी उसकी स्थिति जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो भी शक्ति रखता हूँ उसका उपयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा हूं जब वह अभी भी सोमेश्वर सिटी में था। मुझे यकीन है कि मैं एक सुराग प्राप्त कर सकता हूं, धीरेंद्र ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। देखो धीरेंद्र, चाहे जो भी हो, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जैक यहां लाया जाए। तुम जानते हो, सगाई अभी तक आधिकारिक नहीं हुई है। कौन जानता है कि मास्टर आल्टन इसे कब आधिकारिक बनाने का निर्णय लेगा। ये कल हो सकता है या शायद अगले सप्ताह। इसलिए जैक को ढूंढना और यहाँ लाना जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, विक्टर ने निर्देश दिया और वहां से चला गया।
धीरेन्द्र ने एक पल सोचा और एक कॉल करने का निर्णय लिया। नमस्ते केविन, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। रॉय मैंशन के अंदर, एक बेडरूम के अंदर, कायला एक दर्पण के सामने बैठी थी और अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। वर्तमान में वह एक वी नेक बेज ड्रेस पहने हुए थी। उसकी आंखें तेज थीं, पहले की सभी चंचलता के संकेत गायब थे। मुझे कुछ करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जैक उस परिवार से शादी न करे। अगर वह उस महिला से शादी कर लेता है तो मुझे यकीन है कि वह अब तक उसके साथ हुई सभी चीजों का बदला लेने वाला है, उसने अपने आप से सोचा। उसने अपने नाखूनों को देखा जो साफ थे लेकिन थोड़े लंबे थे। कुछ समय तक उनके साथ खेलते हुए उसने सोचना जारी रखा, मैं सोमेश्वर सिटी नहीं जा सकती क्योंकि यह शर्त है। हालांकि ऑफ ट्रैक रेसेस केवल किसी को रेसिंग प्रतियोगिता से प्रतिबंधित करते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी जिंदगी को कठिन बना देंगे। आखिरकार मैं रेसिंग में भाग नहीं लेती, अन्यथा शर्त तोड़ने की सजा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। उसने अपने होंठों को चिढ़ाते हुए अगला कदम सोचने लगी। स्टीव ने पहले ही अपनी सजा शुरू कर दी है। चाहे वह कहीं भी जाए, ऐसा लगता है कि परेशानी उसका पीछा कर रही है। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी आसान नहीं रही है। चूंकि मैं वहां नहीं जा सकती, मैं किसी और को भेज सकती हूँ, किसी ऐसा व्यक्ति जो जैक से निपट सके। भले ही मुझे उसे मारना पड़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह यहाँ वापस न आए, मैं ऐसा करूंगी। शायद वह इस समय कुछ भी याद नहीं कर सकता, लेकिन जब वह अपनी माँ से संबंधित कुछ याद करेगा तो मुझे यकीन है कि यहाँ अराजकता फैल जाएगी और चीजें तब और भी खराब हो जाएंगी जब उसे एक शक्तिशाली समर्थन मिलेगा। हालांकि यह क्रूर हो सकता है, छोटे भाई, तुम्हें इस बार मुझे माफ करना होगा। मैं तुम्हें यहाँ वापस नहीं आने दे सकती और न ही मैं तुम्हें किसी बड़े परिवार से शादी करने दे सकती हूँ। अब एकमात्र समाधान ये लगता है, तुम्हें इस दुनिया से समाप्त करना। विवान को इस समय यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ कई योजनाएं बनाई जा रही थीं। वे या तो उसे उस जगह वापस लाने के लिए थी जहां वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, या उसे इस दुनिया से मिटाने के लिए। और इसका कारण एक ही था, वह सगाई जो उसके और वैंडी के बीच आल्टन द्वारा योजना बनाई गई थी लेकिन वैंडी द्वारा सुझाई गई थी। अगर विवान को इसके बारे में पता होता और उसे यह पता होता कि उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से वैंडी से दूरी बनाए रखने का प्रयास करता। हालांकि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस इतना था कि अगर वह उसके करीब होती तो वह उसकी आपदा का कारण बन जाती। शनिवार को, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने जो किराने की दुकानें खरीदी थीं वे सही स्थिति में थीं और शीतल के आने पर आसानी से संभाली जा सकती थीं, विवान अंततः वेंचर सिटी छोड़ने के लिए तैयार था। वह उसी जगह गया जहां वह पहले आया था जब वह गैब्रियल वार्डी के साथ यहां आया था। उसने उस आदमी को इस पूरे समय अकेला छोड़ दिया था और उसे नहीं पता था कि वह कैसे कर रहा है। एक पायलट के रूप में ये निश्चित था कि वह उड़ान का आनंद लेने वाला व्यक्ति होगा। एक ही जगह पर लगभग एक पूरे सप्ताह तक रहना उसके लिए निश्चित रूप से यातना होगी। किसी भी मामले में विवान को इस बात की चिंता नहीं थी कि गैब्रियल को आवास की कमी होगी। आखिरकार उसने पहले ही उसे 1 साल के लिए अपने पायलट के रूप में रखने के लिए आवश्यक भुगतान कर दिया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि गैब्रियल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि वे इस दिन जा रहे हैं, और जो 20 लोग निजी सुरक्षा टीम का गठन कर चुके थे वे सुबह जल्दी निकल चुके थे। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए कई हेलीकॉप्टरों को चार्टर किया था। जब वह अंदर गया तो उसे एको ने स्वागत किया। उसने वास्तव में इस एआई को याद किया क्योंकि उसने लगभग 4 दिनों से इसे नहीं सुना था। चलो चलते हैं, मुझे अभी भी लंबे समय तक इधर उधर घूमना है, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा क्योंकि उसने सोचा कि कई कंपनियां विभिन्न शहरों में हैं, इससे उसे बहुत घूमना पड़ता था। आपका आदेश बॉस, गैब्रियल ने उत्तर दिया और उसने यूरोकॉप्टर को वेंचर सिटी से बाहर उड़ाया। कुछ घंटे बाद विवान अंततः सोमेश्वर सिटी में पहुंचा। उसने राजकुमार और राजकुमारी के महल के शांत वातावरण को देखा और उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। व्यस्त सड़कों और रास्तों से दूर यहाँ का वातावरण आरामदायक था। वह यहाँ बिना शोर की चिंता किए रह सकता था या उस स्थिति का सामना किए बिना जो उसे गैरी से मिलने पर हुई थी। जब यूरोकॉप्टर गराज की छत पर उतरा, विवान ने गैब्रियल की ओर देखा और कहा, अगले सप्ताह हम केंद्रीय प्रांत की ओर बढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम यूरोकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। जब गैब्रियल ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसने विवान की ओर देखा, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे क्योंकि वह सोच रहा था कि विवान वास्तव में कितना अमीर है। हालांकि वह खुद 1 अरब से अधिक की कीमत पर हायर किया गया था, वह एक पूरे वर्ष के लिए था। ये याद रखना चाहिए कि 1 अरब उसकी आय नहीं थी, बल्कि इसमें उस विमान का बीमा शामिल था जिसे वह उड़ाने वाला था, साथ ही विमान के लिए ईंधन की कीमत भी। दूसरी ओर विवान ने यूरोकॉप्टर खरीदा था जिसकी कीमत कम से कम $15 करोड़ थी। हालांकि इसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन गैब्रियल को पायलट के रूप में रखने के लिए विवान द्वारा चुकाई गई कीमत की तुलना में यह एक विमान पर खर्च की गई राशि थी।
क्या हम किसी हवाई अड्डे पर विमान का उपयोग करेंगे? गैब्रियल ने एक पल बाद पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन हम वेंचर सिटी में यूरोकॉप्टर के साथ पहुंचेंगे। मेरे पास वेंचर एबरोड एयरपोर्ट पर एक निजी बिजनेस जेट है जिसका एक शाखा वेंचर सिटी में है, विवान ने उत्तर दिया और हेडसेट्स हटा दिए। अब जब यूरोकॉप्टर इतनी आवाज नहीं कर रहा था, वे बिना हेडसेट का उपयोग किए स्वतंत्रता से संवाद कर सकते थे। एक निजी जेट? मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा विमान कब उड़ाया था, गैब्रियल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ज्यादातर हेलीकॉप्टर उड़ाता था क्योंकि वे उन लोगों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाते थे जो 1 या 2 दिन की यात्रा के लिए भुगतान करते थे। जिनके पास अपने निजी जेट होते हैं, वे अस्थायी पायलट को हायर करने की समस्या से क्यों गुजरेंगे? उनके पास अपने पेशेवर पायलट होते हैं। हालांकि विवान ने कहा कि वे निजी जेट का उपयोग करने जा रहे हैं, गैब्रियल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार विवान के पास जो निजी जेट था वह कितना बड़ा हो सकता था? जब वे गराज से बाहर निकले, विवान ने गार्ड से मुलाकात की। उन्होंने सुना था जब यूरोकॉप्टर आया था, इसलिए कुछ गार्ड्स ने विवान का स्वागत करने के लिए आए। जब मैं यहाँ नहीं था तब यहाँ चीजें कैसी रहीं? विवान ने पूछा। कोई समस्या नहीं थी, बस कुछ लोग थे जो आपसे मिलने आए थे, गार्ड्स के नेता, जिनका नाम बॉब था, ने उत्तर दिया। जब विवान ने सुना कि कोई यहाँ उसे देखने आया था तो उसने थोड़ा माथा सिकोड़ लिया। उसके अनुसार उसे पता था कि यहाँ उसे देखने के लिए कोई नहीं आना चाहिए था। नित्या, जो होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड की प्रमुख थी, वह विवान से संबंधित नहीं थी कि वह उसे देखने आए। और शंभू, गार्ड्स उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वह उसे देखने आया तो उसका नाम नहीं बताएंगे। और इन दोनों के अलावा बेंटले की दुकान से एवांस उसे जानता था। लेकिन गार्ड्स उसे जानते थे। अगर इनमें से कोई भी तीनों में से एक ये जानता कि वह वहां नहीं था तो वे बस उसे कॉल कर देते क्योंकि उनके पास उसका संपर्क नंबर था। क्या तुम जानते हो कि जो लोग मुझसे मिलने आए थे उनमें से कोई था? विवान ने कुछ समय सोचने के बाद पूछा। उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि वे कौन थे। 4 लोग थे और उनमें से किसी का भी पहचान बताने का इरादा नहीं था, ये कहते हुए कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उन्हें जानने के लिए योग्य हैं, बॉब ने उत्तर दिया। उसने भी पाया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी। नतीजतन उसने सुरक्षा बढ़ाने का सुनिश्चित किया। वह किसी तरह इस घटना को धीरेन्द्र से जोड़ सकता था क्योंकि वह एकमात्र ऐसा था जो विवान को खोजने का इरादा रखता था। अगर बॉब ऐसा कर सकता था तो विवान भी इस घटना को धीरेन्द्र से जोड़ सकता था। अपनी आंखें संकुचित करते हुए उसने बॉब की ओर देखा और कहा, बिना मेरी पुष्टि के किसी को यहाँ आने मत दो, जब तक वह उन लोगों में से एक न हो जो पहले यहाँ आ चुके हैं। जी बॉस, बॉब ने सिर हिलाया और उन 3 गार्ड्स के साथ चला गया जिनके साथ वह आया था। विवान ने दूसरी ओर गैब्रियल का स्वागत किया, और यहाँ आने के बाद पहली बार गैब्रियल ने दृश्य की सराहना की। उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह सच था कि यह जगह वर्षों की मेहनत के बाद आराम करने के लिए अच्छी थी। लेकिन यह शहर में स्थित था। अगर यह कहीं पहाड़ी पर होता तो यह और भी अच्छा होता। और अगर वहां कुछ पक्षी होते जो वातावरण को और भी जीवंत बनाते तो ये जंगल के चारों ओर और भी बेहतर होता। जब गैब्रियल बैठा, विवान ने उसके लिए खाना तैयार किया। हालांकि वह सबसे अच्छा रसोइया नहीं था, उसका खाना अभी भी अच्छा था क्योंकि उसने अपनी मां के गुजर जाने के बाद से खुद के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था, अगर वह बाहर नहीं खाता था। विवान ने गैब्रियल से कहा कि वह अपने लिए एक कमरा चुन ले। शीर्ष मंजिल पर केवल उसका मास्टर बेडरूम, स्विमिंग पूल और कुछ अन्य चीजें थीं जो उसे आराम करने में मदद कर सकती थीं। इसलिए गैब्रियल ने जो कमरा चुना वह एक निचली मंजिल पर था। तुम इस जगह को छोड़ सकते हो और शहर के चारों ओर घूम सकते हो। अगर इसकी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वहां एक बेसमेंट है जहां तुम अपने आप को मनोरंजन कर सकते हो। और एक और बात, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम वहां से किसी भी कार को ले सकते हो। चाबियां वहां हैं, विवान ने दरवाजे के पास एक छोटी सी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां कई चाबियां थीं, इसलिए गैब्रियल को बस एक चाबी उठानी थी, बाहर जाना था और उसे दबाना था। जो भी प्रतिक्रिया देगा वह वही होगा जिसका वह उपयोग करेगा। गैब्रियल ने विवान की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। वह अब विवान का अधीनस्थ था जब तक कि 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में, अगले गर्मी तक वह विवान के लिए काम कर रहा होगा। अगले दिन विवान ने अपने सामने खड़े 20 लोगों की ओर देखा। वर्तमान में वे सुरक्षा प्रवर्तन द्वारा निजी टीमों के लिए प्रदान की गई विशेष वर्दी पहन रहे थे। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है ना? विवान ने पूछा। हाँ बॉस, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। ठीक है फिर चलो चलते हैं, विवान ने कहा और अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में बैठ गया। अन्य लोगों ने अन्य 5 बेंटले बेंटायगास ली और विवान के पीछे चल दिए। रास्ते में विवान ने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। नमस्ते विवान, सान्या की आवाज उसके कानों में पहुंची। किसी कारण से जब उसने उसे सुना तो वह राहत की सांस छोड़ता है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कैसी हो?
अब तक कोई समस्या। हालांकि उसने हमान से कहा था कि वह सान्या की देखभाल करने में मदद करे, फिर भी उसे उसके साथ पुष्टि करनी थी। हाँ, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि गैंगस्टर अभी भी मौजूद हैं, वे अपनी दूरी बनाए रखे हुए हैं और नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, सान्या ने उत्तर दिया। विवान अंततः राहत महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब शहर में हूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि मैं उनसे निपटूंगा। तुम पहले ही वापस आ गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सान्या ने आश्चर्य से पूछा। खैर, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सप्ताह के अंत तक वापस आऊंगा, विवान ने कहा। लेकिन आज सप्ताह का पहला दिन है, सान्या ने कहा। मैं कल वापस आया, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में अपने वादे को पूरा करते हो। लेकिन तुम कम से कम मुझे बता सकते थे ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दे सकूं, सान्या ने आगे कहा। मैं अगली बार तुम्हें बताने का सुनिश्चित करूंगा, विवान ने आश्वासन दिया। ठीक है, फिर मैं उन गैंगस्टरों में से कुछ के साथ शुरू कर रही हूं जो मेरी दुकानों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे पास पहुंचने से पहले, विवान ने कहा। सावधान रहना, और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत समाप्त हो गई। विवान एंटरप्राइज ग्रोसरी डिपार्टमेंट, येलो स्ट्रीट। यहाँ की किराने की दुकान बिल्कुल अलग दिख रही थी उन गंदे इमारतों से जो इसके चारों ओर थीं। दुकान के सामने और किनारे अच्छी तरह से साफ थे, जो उन लोगों के लिए आवश्यक उच्च स्वच्छता को बनाए रखता था जो उपभोक्ताओं के साथ काम करते थे। वर्तमान में, ग्राहकों के दुकान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के सामान्य व्यस्त दृश्य के बजाय, दुकान के चारों ओर का क्षेत्र पूरी तरह से सुनसान था। केवल कुछ हरे वर्दी में लोग दुकान के सामने खड़े थे, बेबस दिख रहे थे। ये वे स्टाफ सदस्य थे जिन्हें नित्या ने हायर किया था। वे इस जगह पर अच्छी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन चीजें अचानक खराब हो गईं जब गैंगस्टरों ने उनके लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी भी ग्राहक को धमकी दी और भगा दिया जो दुकान में किराने का सामान खरीदने की हिम्मत करता था। येलो स्ट्रीट में एक प्रसिद्ध गैंग, जर्क्स ब्रदर्स गैंग की बुरी प्रतिष्ठा थी और यहाँ के अधिकांश निवासियों द्वारा डराया जाता था। इसलिए जब उन्होंने कहा कि कोई भी किराने की दुकान में कुछ खरीदने की अनुमति नहीं है, तो कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उनकी अवज्ञा न करे, उन्होंने यहाँ कुछ गैंगस्टरों को तैनात किया था ताकि निगरानी रख सकें। इस समय शंभू इस दुकान पर आया। वह डिलीवरी का प्रभारी था और नतीजतन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक ही जगह पर रहता। जब उसने बेंटले बेंटाएगा एसयूवी को दुकान के पार्किंग लॉट में चलाया तो उसने दुकान की सुनसान स्थिति को देखकर सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि इसके पीछे कौन है और इससे निपट सकता था, बस इतना था कि जिस अवधि में उसने इस्माइल के साथ शर्त बनाई थी, वह समाप्त नहीं हुई थी। नतीजतन वह अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग उन्हें दबाने के लिए नहीं कर सकता था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ टैटू वाले पुरुष उसके पास स्टील की छड़ें, पाइप और बेसबॉल बैट लेकर आ रहे हैं। उसे यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे यहाँ क्यों हैं, क्योंकि वह जानता था कि वे वही हैं जो यहाँ परेशानी पैदा कर रहे हैं। बच्चे, क्या तुम दुकान के प्रभारी हो? एक गंजे सिर वाला आदमी आगे बढ़ा और पूछा। इसमें क्या गलत है? तुम यहाँ परेशानी पैदा करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा, शंभू ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। गंजा सिर शंभू की धमकी को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसने अपनी स्टील की छड़ से कार को ठोका और कहा, विवान एंटरप्राइज, हाँ, यह कोई अच्छा नाम नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि यह व्यक्ति सोमेश्वर सिटी में नया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसके पास यहाँ ज्यादा प्रभाव नहीं है। उसने शंभू की गुस्से भरी नजरों की अनदेखी करते हुए कहा, तो मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, तुम अपनी दुकान बंद कर दो। अन्यथा जब तक दुकान के अंदर सब कुछ खराब नहीं हो जाता या ताज़ा नहीं रहता, तुम बड़े नुकसान में पड़ोगे। किसी भी मामले में हम इस जगह से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये दुकान बंद नहीं हो जाती। शंभू जवाब देना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने परिचित बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को अपनी ओर आते देखा और मुस्कुराया। तुम ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अगले 5 सेकंड में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम गहरे संकट में पड़ जाओगे। तुम ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अगले 5 सेकंड में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम गहरे संकट में पड़ जाओगे। गंजा सिर यह नहीं समझ पाया कि शंभू ऐसा क्यों कह रहा था कि वे गहरे संकट में पड़ेंगे। वे शहर में अच्छी तरह से जाने जाने वाले गैंग के सदस्य थे। उन्होंने शहर के लगभग हर हिस्से में अपनी जड़ें फैला रखी थीं, येलो स्ट्रीट उनमें से एक थी। उनके अनुसार इस मिशन में उन्हें एक बड़े परिवार का समर्थन प्राप्त था। लेकिन ये कौन सा था, वे निश्चित नहीं थे, क्योंकि केवल गैंग के उच्च पदों पर बैठे लोग ही जानते थे। फिर भी उसने सोचा कि शंभू, जो अभी तक लगभग बेबस था, को ये साहस कैसे मिला कि वह मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। क्या वह अपने बड़े परिवार का दिखावा करके इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था? जितना अधिक गंजा सिर और उसके साथ आए अन्य लोग इस पर विचार करते रहे, उन्हें ये सच लगा कि शंभू शायद उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है।
गंजा सिर शंभू पर हंसते हुए बोला, हे, मैं देखना चाहूंगा कि तुम किस तरह के संकट की बात कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें ऐसे चालाकियों से डरा सकते हो? हम जर्क्स ब्रदर्स गैंग के सदस्य हैं और केवल कुछ चीजें हैं जो हमें पीछे हटने पर मजबूर कर सकती हैं। शंभू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने कहा, तो मुझे लगता है कि वह तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा, है ना? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने बेंटले की ओर इशारा किया जो आ रही थी। गंजा सिर और अन्य लोग मुड़कर उस बेंटले की ओर देखने लगे जो उनकी ओर आ रही थी। जिस तरह से वह आ रही थी, वे पहले से ही बता सकते थे कि उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपये थी। लेकिन फिर भी, अगर उस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये की कार है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके नज़र में ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था जिसने उन्हें यह मिशन दिया था। एक अकेला व्यक्ति नहीं उसके शब्द रुक गए क्योंकि बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के पीछे 5 बेंटले बेंटाएगा एसयूवी आ रही थीं। और उनके रूप और रंग से वे देख सकते थे कि वे शंभू की गाड़ी की तरह ही दिखती थीं। यहाँ तक कि मूर्ख भी एक नज़र में बता सकते थे कि जो गाड़ियाँ आ रही थीं, वे शंभू के समूह की थीं। वे जानते थे कि शहर में इस तरह की कई अन्य दुकानें हैं, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को चारों ओर फैला दिया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय अधिकतम रूप से नहीं चल रहा है। जब उन्होंने आश्चर्य से देखा तो विवान की बेंटले आए और शंभू की बेंटाएगा के बगल में रुक गई, और अन्य 5 बेंटाएगास ने निकासी को अवरुद्ध कर दिया। और तुरंत बाद 20 लोग तेजी से गाड़ियों से बाहर निकले, उनके हाथों में डंडे थे। यहाँ केवल 9 गैंगस्टर थे, इसलिए जब वे उन 20 लोगों का सामना कर रहे थे जो उन्हें घेर चुके थे, तो वे तुरंत घबरा गए क्योंकि उनकी पहले की आत्मविश्वास भरी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उनकी आंखों में केवल आतंक रह गया। कॉन्टिनेंटल जीटी का दरवाजा खुला और विवान, जो कैजुअल कपड़े पहने हुए था, बाहर आया। हालांकि उसके कपड़े कैजुअल थे, वे उसकी अद्भुत काया और आकर्षण को छिपा नहीं सकते थे। शंभू आगे बढ़ा और विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बॉस, तुम आखिरकार यहाँ आए। मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगे। अगर तुम लेट होते तो ये बेवकूफ़ हमें नुकसान पहुंचा देते। विवान ने शंभू के अभिवादन का मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह खुद इस समूह से नाराज था जो यहाँ परेशानी पैदा कर रहा था। पिछले रात उसने केवल 90 लाख रुपए प्राप्त किए थे, और ये तब था जब गुणक लागू किया गया था। शीतल ने उसे दिन के दौरान पहले ही सूचित कर दिया था और उसने इस दिन इससे निपटने का निर्णय लिया था क्योंकि उसने उस समूह से कहा था जो वह वेंचर सिटी से लाया था कि मिशन इस दिन किया जाएगा। पिछला दिन शनिवार था, एक ऐसा दिन जब व्यवसाय को फलना फूलना चाहिए था। लेकिन व्यवसाय इतना खराब था कि उसे सैकड़ों मिलियन का नुकसान हुआ, इसलिए उसे इससे जल्दी से निपटना था। उसने गंजे सिर की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही विवान उसके करीब आया, गंजा सिर, जिसने अभी अपनी आवाज खोई थी, तुरंत बोलने लगा, तुम हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, नहीं तो हमारा बॉस तुम्हें जाने नहीं देगा। मुझे लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं देने की योजना बना रहा हूँ। तुमने मेरे व्यवसाय को रोककर मुझे सैकड़ों मिलियन का नुकसान पहुंचाया है, विवान ने ठंडे स्वर में कहा जैसे वह गंजे सिर के करीब पहुंच रहा था। विवान के शब्दों ने भीड़ को चौंका दिया। सैकड़ों मिलियन, किराने की दुकानों से? क्या तुम इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हो? बेशक, उन्हें नहीं पता था कि विवान एक दिन में ऐसे दिन पर 200 मिलियन या उससे अधिक कमा सकता था जब तक गुणक प्रभाव लागू होता। लेकिन पिछले दिन उसने केवल 9 मिलियन कमाए। यह 100 मिलियन रुपये से अधिक का नुकसान है। किसी भी मामले में वह किसी को भी सिस्टम के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन उन्हें कम से कम ये जानना चाहिए कि उन्होंने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। तुम हमें नहीं छोड़ोगे? क्या तुम जानते हो कि हमारा बॉस कौन है? गंजा सिर धमकी देते हुए बोला। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानना चाहूंगा। और क्या तुम मुझे जानते हो? विवान ने अपने होठों पर ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। हे, गंजा सिर स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि विवान उसकी धमकी से डरने वाला नहीं था। और वह सही था, वे भी विवान को नहीं जानते थे और न ही उनकी क्षमताओं को जानते थे। लेकिन किसी भी मामले में वह बस शहर का एक नया व्यक्ति था। एक ड्रैगन अपने ही घर में एक सांप को नहीं हरा सकता, है ना? इस बारे में सोचते हुए गंजा सिर ने अपनी स्टील की छड़ विवान की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अंत में मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम हम पर हमला करके इससे भी बड़े संकट में पड़ जाओगे। मैं उस संकट को देखना चाहूंगा, विवान ने कहा और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, उन्हें इतना पीटो कि वे चल न सकें। बस ये सुनिश्चित करो कि उनकी हड्डियां न टूटें। विवान के आदेश के साथ पीएसटी के 20 सदस्यों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। वे सभी प्रशिक्षित थे, भले ही ये केवल थोड़े समय के लिए हो, इसलिए उनकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं। दूसरी ओर संख्या में कमी के अलावा गैंगस्टर केवल एक समूह थे जो कमजोरों को दबाते थे जबकि मजबूत से डरते थे। वे मुख्य रूप से अपनी संख्या पर निर्भर करते थे ताकि दूसरों को दबा सकें और न कि अपनी क्षमताओं पर। इसलिए उन्हें जल्दी ही पीटा गया।
बैटनों के इलेक्ट्रिक कट के साथ कुछ मिनटों की पिटाई के बाद वे निष्क्रिय हो गए। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे वे इस दृश्य को देखकर हैरान और उत्साहित थे। कोई भी इन गुंडों को पसंद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने सड़कों पर उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि कोई उनके खिलाफ जा रहा है तो वे खुश हो गए। गैंगस्टरों की पिटाई की आवाज़ें दर्शकों के लिए संगीत की तरह थीं। जब उन्होंने देखा कि उन्हें अच्छी तरह से पीटा गया है, विवान एक कदम आगे बढ़ा और 20 को रुकने का इशारा किया। वह झुककर गंजे सिर को एक मजेदार अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। तुम्हारी पिटाई हो गई है, लेकिन मैं उस संकट को नहीं देख पा रहा हूं जिसकी तुम बात कर रहे थे, विवान ने कहा। गंजा सिर जमीन पर कराह रहा था। हालांकि उनकी हड्डियां नहीं टूटी थीं, लेकिन किसने कहा कि उनकी उंगलियां नहीं निकल सकती। इसलिए इस समय वे जो दर्द सहन कर रहे थे वह तीव्र था। विवान ने सिर हिलाया और गंजे सिर की जेब की तलाशी ली और एक फ़ोन निकाला। आश्चर्य की बात यह थी कि यह स्मार्टफोन नहीं था, यह एक बटन वाला फ़ोन था। उसने सिर हिलाया और फ़ोन में मौजूद संपर्क सूची को स्क्रॉल किया, और थोड़ी देर बाद उसने एक संपर्क पाया जो बताता था कि यह व्यक्ति एक गैंगस्टर था। इसे बड़े भाई 3 के रूप में सेव किया गया था। जर्क्स ब्रदर्स गैंग के नाम से जाने जाने वाले गैंग के साथ विवान पहले से ही बता सकता था कि गैंग के शीर्ष गैंगस्टरों में कई भाई हो सकते हैं। उसने कॉल की, गंजे सिर की कराहों और चिल्लाने की अनदेखी करते हुए। क्या हुआ गंजे, क्या उन्होंने दुकान बंद कर दी? एक गहरी और मोटी आवाज़ सुनाई दी। दुकान बंद करने की क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हारे पास ये बताने की हिम्मत है कि तुम अब कहाँ हो? विवान ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। एक पल के लिए चुप्पी थी, फिर भाई 3 ने कहा, तुम दुकान के मालिक हो? ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो कुछ दिमाग रखता है, विवान ने उत्तर दिया। शायद तुम अपनी जगह नहीं जानते। कुछ दुकानों को खोलने से तुम इतने घमंडी हो गए। मैं डीजा के पुराने गोदाम में हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम यहाँ आ सकते हो। यह अच्छा होगा अगर हम सीधे तुम्हारे साथ निपट सकें और समय बर्बाद करने के बजाय दुकानों के प्रवेश द्वार को बंद करने में। भाई 3 ने कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं। मैं लगभग 30 मिनट में वहां पहुंचूंगा। यह अच्छा होगा अगर तुम अपने सभी भाइयों को वहां लाओ। आखिरकार एक ही बार में तुम सभी से निपटना अच्छा होगा। इसके बाद विवान ने कॉल समाप्त कर दिया। उसने शंभू की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो और उनकी मदद से अन्य दुकानों का भी। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। शंभू को जवाब देने का मौका दिए बिना विवान बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में बैठ गया और शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और वीडियो पूरा देखें और दूसरी कहानियों को भी एक्सप्लोर करें। हमारा चैनल